जंगलों में आपको बता दें कि ऑपरेशन का तीसरा दिन है। कुछ देर पहले मुठभेड़ शुरू हुई है। कोई बात नहीं, कभी तिरंगे में लिपट कर मुझे भी घर आना पड़ेगा तो मुझे इस बात इतने सेंसिटिव एरियाज में ऑपरेशंस करना, और जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर कितना सेंसिटिव एरिया है, कभी डर नहीं लगा? जो शहादत पा के अपने घर में तिरंगे में लिपट कर घर जाते हैं, क्या उन्होंने कभी सोचा होता है कि अपने परिवार को पालने के लिए वो वर्दी पहन रहे हैं, लेकिन तिरंगे में लिपट कर वो आतंकियों की गोली खाने के बाद वो तिरंगे में लिपट कर घर जाएंगे? उन्होंने तो कभी नहीं सोचा होता। कोई बात नहीं, कभी तिरंगे में लिपट कर मुझे भी घर आना पड़ेगा तो मुझे इस बात का कभी अफसोस नहीं होगा। शहीदों की लिस्ट में नाम तो हो जाएगा। The first encounter specialist reporter who is known for her courage and bravery. The first woman जो टेररिस्ट से आंखें मिलाकर सवाल करती है. The first to report from the epicenter of terrorist encounters. डर से दबी हुई कहानियों को दुनिया के सामने लाती है. इन्हें 2 बार भारत के अनमोल रत्न अवार्ड से नवाजा गया है. Today we have a very special guest with us on our podcast, News 18 ब्यूरो चीफ कोमल सिंह मनहास। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मैम पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया। अब जब से आप आए हैं तब से हम देख रहे हैं आपको फोन तो इतने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालने के लिए थैंक यू सो मच। इट्स रियली एन ऑनर फॉर अस। गॉड ब्लेस यू। तो कोमल मैम, जम्मू और कश्मीर के जर्नलिज्म की बात करते हैं तो सबसे ऊपर आपका नाम आता है हमेशा। कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी देखो, आप हर तरफ छाए हुए हो। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको 19 साल का इतना रिच एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म का। 19 साल पहले की बात करें, एक लड़की काम करती हुई, नौकरी करती हुई, वही एक बहुत बड़ी चीज थी। आप काम भी करते थे और इतनी अनयूजुअल सी फील्ड है आपकी। आपने कैसे शुरू किया जर्नलिज्म? एक्चुअली 2006 में तो मैंने शुरुआत की ही थी जी न्यूज़ से, चैनल से। मैं नाना जी के पास रहती थी अपने, तो एक सीरियल आया करता था उड़ान। अच्छा। उसमें एक लड़की थी, आईपीएस ऑफिसर थी। एंड मेरा शुरू से था कि मैंने आईपीएस ऑफिसर बनना है, मतलब पुलिस यूनिफॉर्म ये सब मुझे बहुत पसंद थी। खैर मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा पसंद है कि बेशक मैं वो ज्वाइन तो नहीं करूँगी, लेकिन पुलिस वालों के साथ रह के मैं काम करूँगी। तो आज आप देखो कि जो मेरा प्रोफेशन है वो पुलिस और डिफेंस और जर्नलिस्ट का चोली दामन का साथ होता है। सो चाहे वो एनकाउंटर हो, चाहे क्राइम हो, डिफेंस हो, कहीं पे भी आपने जाना है तो आपका जो साथ है वो बहुत अच्छा वाला है। मैं फील करती हूँ कभी कभी कि मैं वो होती, पर नहीं, अगर तब मेरे सपने अगर पूरे हो जाते हैं तो ये ना होता। क्योंकि मैं उन दिनों बचपन में मुझे याद है कि हमारे घर के बाहर सड़क का काम चल रहा था। इंजीनियर जिनकी हेलमेट्स होती हैं वो हमारे घर पे रख जाते थे। तो मैं बच्चा थी, तो वो सीरियल देखते थे, मेरा मन करता था मैं आईपीएस ऑफिसर बनूंगी। अगर मैं ऐसे टोपी पहनूंगी और मेरी लंबी चोटी होगी तो मैं कैसी लगूंगी। सो बाल मेरे बहुत छोटे हुआ करते थे, तो मैं अपनी नानी का दुपट्टा बांध लेती थी बालों में और वो हेलमेट पहन लेती थी, और मैं खुद में फील करती थी कि मैं वो कल्याणी हूँ जो एक आईपीएस ऑफिसर है, मतलब छोटी में ही। कभी कभी कहते हैं कि हम बचपन में सपने देखते हैं और धीरे धीरे वो सपने हम साकार होते भी अपने जीवन में देखते हैं। मेरा हालांकि वो सपना पूरा नहीं हुआ। बहुत छोटी एज में मेरी मतलब मदर की डेथ हो गई। बहुत ट्रेजेडीज बहुत देखी मैंने अपने घर पे ही। लेकिन कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसमें पता नहीं क्या बेहतरी थी कि उनकी तो शायद उतनी एज थी तो भगवान ने अपने पास उनको बुला लिया। लेकिन उसके बाद का जो जीवन था मेरा, उसमें एक अलग तरह का उथल पुथल वाला बदलाव आया, जिसको मैंने एक चैलेंज के तौर पे लिया। इनफैक्ट विवेकानंद के वो कोट्स पढ़ने, चाणक्य को पढ़ना, किताबें पढ़नी, तो वो धीरे धीरे मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। तो मैंने कहा अगर कल्याणी नहीं तो कोमल से ही। क्या बात है। कल्याणी भी के से नाम था। वो एक बहुत ही निडर और बहुत ही कॉन्फिडेंट ऑफिसर थी। तो उसको जो मैं टीवी पे देखा करती थी, DD1 पे आया करता था और शटर वाला वेस्टर्न क्वालिटी का टीवी होता था नानी के घर में, तो वो जरूर देखती थी मैं सीरियल। इवन आज तक तो मुझे टीवी का बिल्कुल शौक नहीं है, ना मैं मूवीज की शौकीन हूँ, ना मैं सीरियल की शौकीन हूँ। टीवी में देखना पसंद ही नहीं करती हूँ, जबकि काम टीवी वाला है। लेकिन वो चीज मेरे अंदर बेशक यूनिफॉर्म में नहीं आई। वो चीज मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर उस चीज वो जो लड़की थी ना कल्याणी, पता नहीं क्या दे गई मुझे। वो बचपन का कॉन्फिडेंस ऐसा आया मेरी जिंदगी में कि आज तक मैं उस पे हूँ। और कॉन्फिडेंस ऐसा है कि मैं चाहती हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि हमारे भारत की जितनी लड़कियां हैं उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस हो
क्योंकि एक महिला में ब्लड कितना है मायने नहीं रखता, वो फिजिकली फिट कितनी है मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। बिल्कुल, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज के लिए कोमल मैम। तो कोमल मैम, जर्नलिज्म की अगर हम बात करें, काफी डिमांडिंग डोमेन है, मतलब कभी भी कुछ भी न्यूज आ सकती है, कभी भी आपको ऑपरेशन कवर करना है, कुछ इनकाउंटर हो गया वो कवर करना है। वैसे मैं अपनी जनता को ये बताना चाहती हूँ कि शी इज द फर्स्ट फीमेल रिपोर्टर जो एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और इनकाउंटर्स कवर करती है। इनफैक्ट नेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो शी इज द ओनली फीमेल हु इज डूइंग दैट एंड हु इज वेरी वेल नोन फॉर दैट। जब हम जर्नलिज्म की बात करते हैं तो कभी भी न्यूज आ सकती है, और ऑब्वियसली आपको सीधा फोन आता होगा कि ऐसा कुछ हो गया तो आइए कवर कीजिए। मैं ये जानना चाहती हूँ, आपकी फैमिली, बोथ इन लॉज फैमिली और आपकी पहले की फैमिली, उन्होंने इस चीज को कैसे सपोर्ट किया? क्योंकि चैलेंजिंग तो होता ही है, क्योंकि अगर घर वाले भी सपोर्टिंग होते हैं तो आसपास की सोसाइटी ऐसा प्रेशर क्रिएट करती है कि कहीं ना कहीं फैमिली कम कर जाती है कि यार हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं, करें सपोर्ट या नहीं करें। तो मैं जानना चाहती हूँ आपकी वो सपोर्ट सिस्टम कैसा रहा है इस जर्नी में? जसलीन जी, एक बात कहूँ मैं आपसे, सवाल तो आपको बहुत बेहतरीन था, बहुत मतलब इसका जवाब भी मैं चाहूंगी बहुत खूबसूरती से दूं ताकि ये प्रेरणा हो उस लड़की के लिए जिसको सपोर्ट नहीं मिलती है। जब ईश्वर की सपोर्ट होती है ना, किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। जब उसने आपको आगे ले जाना है ना, नोबडी कैन स्टॉप यू, कोई आपको रोक नहीं सकता। जहां तक मेरे संघर्ष का टाइम था, मम्मा चली गई, उसके बाद नानी नाना के पास रहती थी, नानी चली गई, नाना जी चले गए, धीरे धीरे मैंने अपने सारे परिवार को खो दिया। कुछ रिश्ते ऐसे थे जिनको मैं पसंद नहीं थी, मैंने उनको छोड़ दिया, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस लाइफ में कभी नहीं रखनी है। जिंदगी में उम्मीद रखोगे तो रोगे, तो मैं रोना चाहती नहीं थी, इसलिए मैंने किसी से एक्सपेक्टेशंस आज तक नहीं रखी हैं। आफ्टर मैरिज मैंने अपने इन-लॉज के साथ भी, इन-लॉज से भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी हैं, बशर्ते मुझे उनकी ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं। वो बहुत खुश नसीब खुद को मानते हैं कि हमारी बहू ऐसी है, और मैं खुद को बहुत मतलब अच्छा फील करवाती हूँ अपनी सोल को कि मतलब मेरी सोल इतनी कॉन्फिडेंट है कि मतलब कि मैं मतलब आई कैन डू एनीथिंग। मैं डरती नहीं हूँ किसी से, मैं सब आप वो बाती हो जो जहां जाती है रोशनी फैलाती है, कह सकते हो, बट अपनी तारीफ तो मैं नहीं करूंगी। हम तो कर सकते हैं जरूर। आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका नाम हो, तो नाम है तो काम करना है। एक इंसान कर्म लेके चलता है, लेकिन कर्म के साथ अगर धर्म को जोड़ दो ना आप, तो आपको कोई गिरा नहीं सकता। मेरा ये मानना है कि आपके चाहने वालों की लिस्ट से ज्यादा ना आपके ना चाहने वालों की लिस्ट लंबी होनी चाहिए। वो आपको प्रेरणा देते हैं, वो ही तो आपको आगे ले जाते हैं। अगर आप चाहो कि हमें तारीफों के पुल बांधे, कोई तारीफें ही तारीफें हो, लोग हमारे आगे पीछे घूमे, हमें सलाम, हमें सल्यूट करे, नहीं, वो आपको गिराते हैं। कभी भी तारीफों के लिए हमें लालची नहीं होना चाहिए। हमारे ना चाहने वालों की लिस्ट इतनी लंबी होनी चाहिए कि उन्हीं की वजह से तो मैं आज यहाँ बैठी हूँ। जी। तो कोमल मैम, आपने काफी डेंजरस जोन्स, हाई कॉन्फ्लिक्ट एरिया से स्टोरीज कवर की है, और मैंने ये चीज़ भी सुनी है कि आपने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, जहाँ पर आपको डॉक्टर ने कहा था कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत है, आपने अपने काम की प्रति जो आपकी डेडिकेशन थी उसके चलते आपने फिर भी अपनी पर्सनल चीज़ों को साइड रख के आपने फिर भी अपने प्रोफेशन के प्रति इतनी निष्ठा दिखाई। क्या आप, मतलब क्या चलता है आपके दिमाग में? कभी सोचा नहीं कि मतलब ये बहुत रिस्की चीज़ है, शायद थोड़ा सा स्टेप बैक कर लेती हूँ, रहने देती हूँ? क्योंकि आसान है आजकल की जिंदगी में, जहाँ पर सब वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, आप इतना कॉन्फ्लिक्टिंग, मतलब आपने वो डोमेन चूज किया हुआ है, तो कभी सोचा नहीं कि यार मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, फिर से शुरू कर लूंगी लेकिन थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ? क्या कभी ऐसा कुछ दिमाग में नहीं आया आपके? देखिए, रेस्ट हमने सारी जिंदगी करनी है। जब तक हम जिंदा हैं, हमारे लिए रात आएगी, उस रात को हमने रेस्ट देना है। लेकिन अगर दिन है और अगर काम आपके सामने है और आप एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी। मुझे याद है, अब मैं भावुक तो नहीं होना चाहूंगी क्योंकि जब भी मैं उन पलों को याद करती हूँ तो थोड़ा बहुत भावुक होती हूँ। 2013 में मेरी शादी हुई थी और 14 में इलेक्शन थे। अच्छा।
13 अप्रैल 2013 में अप्रैल में मेरी शादी हुई थी, 14 में इलेक्शन हुए थे, रिजल्ट हुआ, गवर्नमेंट बनी। मुझे याद है कि प्रेगनेंसी में मैं डोडा में थी। अच्छा। गुलाम नबी आज़ाद के साथ लास्ट कवरेज डे था, मतलब सभी के साथ, सभी लीडर के साथ हम करते हैं, तो लास्ट मेरी गुलाम नबी आज़ाद के घर पे, इलेक्शन के 2 दिन पहले कैंपेन बंद होती है, तो उनका इंटरव्यू करने की, तो उनकी वाइफ ने कहा कि आज़ाद साहब मैनू डर लगता पिया कि किते इनू कुड़ी नू कुछ हो ना जाए, क्योंकि वो मेरा लास्ट मंथ प्रेगनेंसी था, डिलीवरी कभी भी मेरी हो सकती थी। मेरे ऑफिस में नहीं पता था मैं प्रेग्नेंट हूँ, ना ही मैंने अपने ऑफिस में बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब जहाँ से हम बैठे हैं, स्क्रीन इतनी सी है, पेट दिखता नहीं था, बता देती तो हो सकता मुझे कहते कोमल रेस्ट ले ले, तो डेडिकेशन इतनी थी कि मैंने उनको बताया ही नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ। डोडा से मैं गाड़ी ड्राइव करके जम्मू आई। हे भगवान। 8:30 मुझे याद है 2014 के इलेक्शन में, 8:30 बजे मैं घर पहुंची और मुझे पहुंचते ही पेन स्टार्ट हो गया। लेबर पेन थी कि कौन सी थी पता नहीं, फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, एक्सपीरियंस नहीं था, पर दर्द हल्का हल्का होने लगा। मदर इन लॉ का कहा मुझे दर्द हो रही है, उन्होंने कहा डांटा कि तुम सुनती तो हो नहीं, पर मेरी काम में मैं बड़ी खुशनसीब हूँ कि मेरे काम में कभी भी किसी ने कोई आड़े नहीं आया, मतलब किसी ने रोका नहीं, उनको पता है कि नहीं ये रुकेगी तो नहीं, तो रोकना भी नहीं। रात को 1:15 बजे मेरे घर में बेटी हुई, जिसका नाम ईवा है, जिसके आते ही मेरी लाइफ और ज्यादा, मतलब मैं और ज्यादा राइज किया मैंने। वो बेटी नहीं है मेरे घर में, साक्षात वो लक्ष्मी का रूप है, तो उसकी वजह से मैंने बहुत राइज किया। जैसे जैसे मतलब मैं प्रेगनेंसी में ही बहुत राइज कर रही थी। लोग आज कहते हैं कि बेटी नहीं बेटा चाहिए, पर मैं कहती हूँ कि बेटी बहुत जरूरी है। सो उसके बाद जब मेरी डिलीवरी हुई, तो बॉस को जब बताया अगले दिन कि सर मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगी, मैंने बड़ी धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मेरा सिजेरियन हुआ था, हॉस्पिटल में थी एंड कॉल आ रहा था, रात को बच्ची पैदा हुई थी, सुबह मेरे ऑफिस से कॉल आया, हस्बैंड ने कहा ऑफिस से कॉल आ रही है। मैंने हल्की आवाज में कहा सर मेरे घर में बच्ची हुई है। वो कहते व्हाट? मैंने कहा सर यस, एंड यू नो मतलब मेरे ऑफिस में सब शॉक्ड हुए कि अरे सबको शॉक लग गया कि इसने तो कल तो रिपोर्ट कर रही थी और ये कह रही है कि मेरी डिलीवरी हो गई है। उन्होंने कहा ये गलत बात है, अगर कुछ हो जाता है या कुछ, तो भाग्य जब साथ देता है और आपका आत्मविश्वास, आपको पता है आपको अपने भाग्य आपके कर्मास तो लेके जाते ही जाते हैं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस आपको बड़ी आगे लेके जाता है। आप यूनिवर्स को बताते हो कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप ना जब से हम बात कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंस वर्ड बहुत बारी बोल रहे हैं, और वो आप सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, आपकी आंखों से आ रहा है वो बाहर। एक्चुअली मेरे बॉडी में ब्लड सिर्फ 7 पॉइंट है। अच्छा। मेरी ट्विंस डॉटर्स भी हैं, मेरी 3 बच्चियां हैं। शायद आपके इंटरव्यू के बाद ही लोगों को पता चलेगा कि मेरी 3 बेटियां हैं। नोबडी नोस, क्योंकि 2 ट्विंस हैं उनको भी मैंने रिवील नहीं किया है, एंड ज्यादातर लोगों को यही पता कि मेरी एक बच्ची है। तो मेरी जो जुड़वा बच्चियां हैं बहुत छोटी हैं अभी, तो तब भी मैंने काम किया था। और इनफैक्ट तब तो इतना रिस्की प्रेगनेंसी थी कि डॉक्टर कहते थे कोमल आपने टोटल बेड रेस्ट लेना है, अगर आप बेड रेस्ट, सिर्फ बेड और वॉशरूम, इससे ज्यादा आपने बिल्कुल नहीं उठना। अच्छा। ऑनेस्टली। और तब इतना ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम था मतलब प्रेगनेंसी में कि रोज मेरे पेट पे इंजेक्शन लगता था डेली, और मेरे हस्बैंड लगाते थे डेली। शाम को रोज एक इंजेक्शन लगना यहाँ, और दूसरी साइड लेफ्ट साइड फिर राइट साइड, क्योंकि सेम जगह डॉक्टर कहते हैं इंजेक्शन नहीं लगेगा। मुझे याद है 9 महीने वो जो इंजेक्शन मेरे पेट पे बच्चों को बचाने के लिए लगे, तो कोई और औरत होती शायद बोलती कि अरे बच्चे सर्वाइव ठीक से करें, उसके लिए मैं बिल्कुल रेस्ट करूं। पता नहीं क्या था अंदर, मुझे पता नहीं है कि कौन सा फिनोमिना है कैसे मैं बनी हूँ, आई डोंट नो, लेकिन मैं चलती रही। मैंने मजाक सहा लोगों का, यहाँ तक कि लोग ये भी कहते थे कि इतना बड़ा पेट निकाल के चल रही है, इतनी क्या पड़ी है कि छुट्टी ले सकती थी। भाई सरकारी नौकरी में छुट्टी नहीं मिलती है, छुट्टी मिलती है डिलीवरी के बाद 6 महीने, लेकिन मेरी तो प्राइवेट जॉब थी। नो डाउट कि पे लीव हमें 6 मंथ की मैटरनिटी लीव मिलती है, तो आफ्टर डिलीवरी ही मैंने छुट्टी ली 6 महीने के बाद। और मुझे याद है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तब कोविड था, मैं नाइटी सी पहनती थी और स्क्रीन पे हमने इतना फ्रेम आता था, और मैं स्टॉल ओढ़ के कि पता ना चले बाल स्टाइल मार के, और मैं स्क्रीन पे आ जाती थी। तब भी मैंने नहीं बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन 2-3 महीने रह गए तो मुझे बताना पड़ा कि हाँ कुछ हो गया तो डॉक्टर सभी बोलेंगे। कोविड पेशेंट का इंटरव्यू करती थी मैं। अच्छा। कोविड में ही मास्क पहन के, और प्रेगनेंसी में अगर आप मेरी कुछ तस्वीरें देखेंगे तो आप सोचेंगे कि मैंने कैसे किया होगा, बट मेरे को माता रानी ने कभी महसूस ही नहीं होने दिया, बिकॉज आई बिलीव मैं माता रानी की बच्ची हूँ। देखो एक वही है जो आपको छोड़ के नहीं जाएगी, जन्म देने वाली तो छोड़ के चली गई,
बड़ी जल्दी चली गई, पर वो नहीं छोड़ के जाती कहीं। जो बैठी है ना वैष्णो देवी में त्रिकूट पर्वत, उसने मुझे कभी छोड़ना है नहीं, ना तो मैं छोड़ने वाली हूँ। तो उसकी वजह से मैं जा रही हूँ और उसकी वजह से मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। उसकी वजह से आगे का जब तक मेरी जिंदगी है, एक्चुअली रिमोट ही उसके हाथ में है ना। बिल्कुल। एक्चुअली आपके कर्मास पे निर्भर करता है कि आपने माता रानी के हाथ में जो रिमोट है ना, अपने लिए कौन सा बटन दबाना है। अच्छे कर्म करोगे तो वो अच्छे बटन दबाएगी, कलरफुल बटन दबाएगी आपकी लाइफ में। अगर आपने गलत किया होगा तो वो वैसे ही बटन दबाएगी, फीके ब्लैक एंड व्हाइट आपकी जिंदगी। आप तो मैं कर्मास पे बड़ा बिलीव करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ अच्छा करूँ। भगवत गीता में लिखा है भगवान कृष्ण ने कि हर एक दिन मेरा भक्त, मतलब इस कलयुग में एक काम जो निस्वार्थ करेगा वो मेरा भक्त है। एक काम निस्वार्थ, जिसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है। मैं 10 काम निस्वार्थ करने की कोशिश रोज करती हूँ, आई थिंक कर भी देती हूँ, तभी वो रंगीन बटन दबता है। तो वो रंगीन बटन अगर आपने माता रानी से दबाना है कि आपकी लाइफ फुल ऑफ कलरफुल हो, आपको सभी तरफ से सपोर्ट मिले, आपको अच्छी वाइब्रेशंस में आप रहो। मैंने आपको बताया ना मेरी बॉडी में 7 पॉइंट ब्लड है, तो मैं कॉन्फिडेंस की वजह से आपके साथ बैठी हूँ। अरे हैट्स ऑफ आपकी डेडिकेशन को मैम, सीरियसली। मैम हमने ना एक वीडियो देखी थी आपकी, एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, मुझे आज भी याद है। मैंने आपके बारे में तो जानती थी मैं आपको अच्छे से, तो एक बार देखते थे मैंने कहा यार ये कौन है लेडी, और मैंने कहा ये कोमल मैम। तो वो वीडियो बहुत वायरल हुई और बहुत ट्वीट्स बजे थे, काफी मतलब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे सर्कुलेट हुई थी वो वीडियो। तो ऑब्वियसली मतलब जब इस लेवल की वायरल होती है तो हमेशा 2 सेगमेंट आते हैं लोगों की। काफी सारे लोग आपको बहुत सराह रहे थे कि एक, क्योंकि वहां पर ऑब्वियसली वो जो आर्मी पर्सनल थे उसमें एक वुमेन अपने करेज के साथ लाइव इनकाउंटर करिए एकदम ग्राउंड जीरो से, गिरने भी वाली थी। इतना रिस्की और इतने डेंजरस जगह से आपने जिस तरह से इनकाउंटर किया, काफी लोगों ने आपकी मतलब वो ब्रेवरी को काफी सराहा। लेकिन एक सेगमेंट था लोगों का जो बहुत नेगेटिव चीजें लिख रहे थे उस चीज के ऊपर। तो मुझे ये जानना है कि जर्नलिस्ट होते हो आप, कितनी बारी स्क्रीन पर आते हो, ऑब्वियसली 2 सेगमेंट होते हैं लोगों के। पॉजिटिव तो लोग बहुत अच्छे से ले लेते हैं, आप नेगेटिविज्म को कैसे फेस करते हो मैम? मैंने आपसे अपनी शुरुआत में ही कहा कि आपके चाहने वालों में से ज्यादा ना चाहने वालों की लिस्ट अगर लंबी होगी तो आप बहुत आगे जाओगे। तो उन्होंने जितना मुझे नेगेटिव बोला, जितना ज्यादा नेगेटिव बोल के रीट्वीट पे रीट्वीट, लोगों ने तो पैसा कमाया ना, लोगों ने तो इतना ब्राउज कर दिया उसको, न्यूज़ 18 को ब्राउज किया, नेटवर्क 18 को पूरे वर्ल्ड में उन्होंने वायरल किया। मुझे नहीं किया, मेरे चैनल को भी किया, क्योंकि चैनल है तो मैं हूँ, चैनल है तो मैं हूँ, अगर चैनल नहीं है तो मैं नहीं हूँ। सो उन्होंने इतना रीट्वीट पे रीट्वीट, जब एक बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने ये देखा कि वीडियो ना रीच ज्यादा है, तो मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे जो उसको बार बार फिर से डाले जा रहे थे, एक ही बंदा, एक ही वीडियो, अच्छा, अपनी ही सोशल अकाउंट पे 3-3 बार उसको डाल रहा था, क्योंकि उसको उस पे रीच अच्छी आ रही थी, उसको बेनिफिट हो रहा होगा, चाहे लोग गालियां ही दे रहे थे। जब जब तेरी निंदा हो, समझ ले तू तरक्की कर रहा है, तो निंदा होना भी बहुत जरूरी है। मैं अपनी लाइफ में ना, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मैं लाइफ को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से जीती हूँ। जन्म है तो मरण भी है, लेकिन ये जो जन्म और मरण के बीच का समय है ना, तड़ी से जियो। कोई कुछ कहता है उस पे, उसके लिए, कोई कुछ नहीं कहता है वो भी उसके लिए। घर से जब कोमल निकलती है ना, ये नहीं सोचती कि लोग क्या कहेंगे, कोमल सोचती है कोमल खुद क्या कर रही है। तो इसलिए नेगेटिव चीजों से भी मैं बहुत मुझे मजा आता है एक्चुअली मैं एंजॉय करती हूँ जब कोई आपकी बातें करता है, क्योंकि आपकी बातें होंगी तो आप तरक्की करेंगे। तो भगवत गीता में शब्द, मैंने आपको शुरू से ये भी कहा कि मैं चाणक्य और विवेकानंद के कोट्स और गीता को मैंने पढ़ा है, तो निंदा होना भी बहुत जरूरी है। उस नेगेटिव बहुत ज्यादा ऐसे शायद अगर वो लोग ट्रोल नहीं करते, लोग शेयर नहीं करते, ट्वीट पे ट्वीट नहीं करते, तो मुझे कम लोग देख पाते। मुझे सिर्फ भारत के लोग जो मुझे जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में कोमल सिंह नाम की लड़की है जो इनकाउंटर को बड़ा करीब से ग्राउंड से जाके कवर करती है, तो वो तो वर्ल्ड में लोगों ने देखा। इन शॉर्ट जो कि वेबसाइट है, वर्ल्ड की 2nd नंबर पे वेबसाइट है, अगर वो उन्होंने मेरा नाम भी लिखना होगा तो वो उनके बहुत हाई रेट्स हैं, बट उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी
मेरी कहानी लिखी लिखी है कि इंडिया में एक रिपोर्टर थी, वो ट्रक पे चढ़ गई, वो एक्स पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है लोगों की तरफ से, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखेगा उस वीडियो को, मैं उस वीडियो के ही बारे में आपको बताती हूँ, अगर ध्यान से देखोगे उस वीडियो को, ट्रक बहुत फास्ट था, मैं रिपोर्टिंग कर रही थी, बुलेट प्रूफ का दरवाजा बहुत भारी था, मैंने अपने एक हाथ से उस दरवाजे को होल्ड किया था कि मतलब आप सोचो कि मैं इतना तेज बोल भी रही हूँ और मैंने दरवाजे को इतनी मुश्किल से पकड़ा था और ट्रक ऐसे ऐसे झूलता हुआ जा रहा था, बिकॉज पहाड़ी इलाका था। बिल्कुल बिल्कुल। एक समय ऐसा था उस क्लिप में, अगर आप देखेंगे, कि वो मैं गिरने वाली हूँ, मतलब वो दरवाजा मेरे से छूट रहा है और मेरे पे आ गया और मैं ऐसे हुई हूँ, लेकिन मेरे जुबान लड़खड़ाई नहीं। वो तो है। तो जुबान इसीलिए नहीं लड़खड़ाई क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका था। आपको कॉन्फिडेंस गिरने नहीं देता, मेरे कॉन्फिडेंस ने मुझे गिरने नहीं दिया। अगर वो दरवाजा ही सोच लेती ना, दरवाजा मुझे गिरा देता, ये हो सकता मैं ट्रक से गिर जाती। और माता रानी ने जो कॉन्फिडेंस की वो लहरें डाली है ना अंदर, उसने मुझे गिरने नहीं दिया। और बाकी रही कि दुनिया की बातें, दर्द कहते उसे ही होता है जिसे चोट लगती है। ग्राउंड जीरो पे मैं थी, मुझे पता है कि मैंने वो पब्लिसिटी के लिए किया, या मैंने सच में ये दिखाने की कोशिश की कि हमारे जो पुलिस के जवान हैं वो कैसे जाते हैं, ऐसे थोड़ी शहीद हो जाते हैं। मिलिटेंट के सामने खड़े होते हैं तो छाती पे गोली खाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे नहीं। वो सड़क थी, लोगों ने कहा वो ग्राउंड जीरो पे, एनकाउंटर स्पॉट पे, नो डाउट ग्राउंड जीरो पे मैं चली जाती हूँ। लोग कहते हैं तुम्हें डर नहीं लगता, तुम तो बिल्कुल अंदर चली जाती हो, कोई गोली मार देगा। देखिए अब डरोगे तो घर से नहीं निकलोगे ना। कहते हैं इतना डरते हो तो घर से निकलते क्यों हो? मैं डरती नहीं, इसलिए रोज निकलते हो। एनकाउंटर कवर करना नो डाउट एक डर तो होता है परिवार को, बिल्कुल। मैं पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया आज तक कि मैं क्यों नहीं डरी हूँ। तो वैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहती हूँ इसकी कंटिन्यूएशन में मैम, कि जिस तरह से आप मतलब इनकाउंटर्स कवर कर रहे हो, ऑब्वियसली मतलब सिक्योरिटी वाली चीज़ तो बहुत आती है, कभी ऐसा हुआ है कि आपको थ्रेट मिली हो, आपने कोई ऐसी कोई मतलब ऑब्वियसली आपकी न्यूज ही इस तरह की कवर होती हैं, तो काफी एंटी नेशनल एलिमेंट्स होते हैं जो नहीं चाहते उस तरह का नैरेटिव जाए, क्योंकि आपकी जैसी पर्सनालिटी है, आई एम डैम श्योर आप जो बोलते हैं लोग वो यकीन करेंगे, क्योंकि आपका नैरेटिव बिल्डिंग बड़ा स्ट्रांग है। वही करते हैं तो बड़ा सोच समझ के बोलना भी पड़ता है। देखिए जर्नलिज्म एथिक्स को फॉलो करना पड़ता है। आप वन साइड खबर नहीं चला सकते। आप ये कहेंगे कि किसी के साथ रेप हो गया तो उस लड़की की खबर लगाएंगे तुम्हारे साथ रेप हुआ है, जिसने किया है उसके बाद क्या पुलिस में FIR हुई है, क्या पुलिस के किसी सीनियर अधिकारी से हमने बात की है क्या? वन साइड खबर चलाने वाला जर्नलिस्ट होता ही नहीं है। रही बात आपका जो सवाल था कि कभी थ्रेट आई, थ्रेट कभी भी डायरेक्ट टू डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन नहीं आती है। अच्छा। मतलब अगर किसी ने धमकी दी तो मुझे फोन पे धमकी नहीं देगा, जो मुझे डायरेक्ट फोन पे धमकी देगा वो नकली धमकी होती है। अच्छा ठीक है। तो धमकी कभी भी डायरेक्ट नहीं आती है बंदे को कि हाँ तुम्हें मार देना। धमकी डिफेंस को आती है, डिफेंस पे पता होता है, एजेंसीज को पता होता है कि फलाने बंदे को धमकी है। तो डर नहीं लगा कभी कि फैमिली है, मैं खुद हूँ, कहीं जा रही हूँ, कभी डर नहीं आया इस चीज? देखिए एक पत्थर था, बड़ा टेढ़ा था। अच्छा। वो टेढ़ा ही देखा लोगों ने, फिर देखा लोगों ने वो तो कभी इधर पड़ा था कभी उधर पड़ा था। लोग सवाल करते थे, कल गए थे तो यहाँ था, आज आए तो तुम वहां हो, और तुम्हें देखते देखते हमने देखा टेढ़े से तुम बहुत गोल हो गए। कैसे हुए? पत्थर ने जवाब दिया कि बहुत टेढ़ा था, कोई आया तो उसने यहाँ से लात मारी, कोई आया तो वहां से लात मारी, तो खा खा के मैं गोल हो गया। सो डरना नहीं है। मेरी जिंदगी में मैंने इतना कुछ खो दिया ना कि और खोने का डर है ही नहीं। मैंने इतना संघर्ष करके मैंने अपने जीवन को बड़ी बड़ी चट्टानों से मतलब जख्मी होते खुद को महसूस किया है ना। तो अब वो छोटा मोटा जख्म हो या बड़ा जख्म मेरे लिए इक्वल है, बराबर है। पता नहीं क्यों लेकिन मैं डरती नहीं हूँ। मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ। मैं डरती हूँ भगवान से, वो भी उस दिन के लिए कि मैं कहती हूँ भगवान जी जिद्दा भी रखियो, औकात विच रखियो, औकात च रवांगे ते मैनू लगता है कि सॉरी मैं पंजाबी में आ गई। नहीं बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है तो क्योंकि हमें औकात में रहना चाहिए और हमेशा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें हमारी औकात में रखे, हैसियत में रहे। क्योंकि जब ये कुर्सी है ना, कुर्सी मिल जाती है ये, लेकिन ये साइड्स होती है ना, ये बेईमान होती हैं, घमंड दे देती हैं। अच्छा। तो कुर्सी को संभालना भी आपको क्या लगता है कि ये आम बात होगी? नहीं, बिल्कुल। आप कुर्सी को ऐसे नहीं, कुर्सी को कोई ही डाइजेस्ट कर सकता है। और अगर आपको भगवान ने उस चीज से नवाजा है, आपको एक बहुत अच्छी जगह पे बिठाया है,
चाहे आपके स्ट्रगल के बाद ही सही, चाहे आपकी मुश्किलों के बाद ही सही, चाहे आपकी मेहनत के बाद ही सही, लेकिन इतनी लंबी जर्नी हो और 18 साल का एक्सपीरियंस हो, उसके बाद आपको एक पोस्ट अच्छी मिल जाए, आपको एक बहुत बड़ी कुर्सी पे बिठा दिया जाए, फिर तो लाजमी है ना भगवान से मांगना कि भगवान उन मैंने औकात से रखी हो। तो मैं हमेशा कहती हूँ, बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं कहती हूँ माता रानी बहुत कुछ दिया, हैसियत से ज्यादा दिया, मैं क्यों ना शुक्र मनावा, पर जो दिता ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ शक्ति जरूर दी है कि मैं ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ सका। मतलब मैं उसको अगर हिंदी में भी बोलूं कि संभालना आना चाहिए। कुर्सियां सबको मिलती हैं, संभाल कोई कोई पाता है, क्योंकि अक्सर इंसान ना, हम लोग एक्चुअली में एक्टिंग कर रहे हैं, हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं, हम लोग अभी भी एक्टिंग कर रहे हैं, हम लोग जब तक मरेंगे नहीं ना हम लोग एक्टिंग करते हैं। अब ये हमारे पे डिपेंड करता है हमने एक्टिंग रोल कैसा प्ले करना। बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो एक्टिंग है ना, इसकी एक रील बन रही है, पैदा होते से लेकर मरने तक एक रील बन रही है, जिसकी रिकॉर्डिंग ऊपर हो रही है, एक रिकॉर्डिंग हमारे सामने हो रही है, एक रिकॉर्डिंग हमारी ऊपर हो रही है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसा रोल प्ले करना है, और जब वो रिकॉर्डिंग फाइनल होगी ना तो आपके मरने के बाद प्ले होनी है। तो हमेशा इंसान को मुझे लगता है कि अच्छा करना चाहिए, अच्छा रोल प्ले करना चाहिए। पैदा हुए तो रोए छोटे बच्चे की तरह, बड़े हुए तो स्कूल चले गए, स्कूल जाते समय रोए, पढ़े, तो फिर बड़े हुए और बड़े हुए, टीनेज में आए, फिर हमने अच्छा अलग रोल प्ले किया, फिर हम और बड़े हुए तो हमारी शादियां हो गई, हमने पति के सामने रोल प्ले किया, हमने सास के आगे रोल प्ले किया, हमने ससुर के आगे रोल प्ले किया, हमने अपने बच्चे पैदा किए, हमने अपने बच्चों के सामने ओले 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 रोल प्ले कर रही है ना माँ, कर रही है, लेकिन वो ओले मेरा बच्चा सास के सामने तो नहीं बोलेगी, सास के सामने जाएगी, बड़े अदब से जाएगी, मम्मी जी बोलेगी। तो हम लोग रोल प्ले कर रहे हैं, एक्चुअली हम एक्टिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग अपने जिंदा, जब तक जिंदा है, हम जितना भी जो भी हम एक्टिंग कर रहे हैं, बेस्ट रोल प्ले करो तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जम्मू कश्मीर मैम बहुत सेंसिटिव एरिया है, हम सबको पता है ना, बिल्कुल है, और पॉलिटिकली भी बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव। आपका जो आपका डोमेन है जर्नलिज्म का, ये भी बड़ा सेंसिटिव है। कभी ऐसा हुआ है कोई खबर थी, कवर करनी थी, ऊपर से फोन आ रहे हैं कि इस नैरेटिव को ऐसा क्रिएट करना, ऐसा होता है कभी? ऐसा आपके साथ हुआ है? मैंने कभी किया ही नहीं, तो मेरे साथ कोई बोलता ही नहीं है। मेरे चैनल को पता है, काम अपनी मर्जी से करती हूँ मैं, बता के करती हूँ, कभी कभी बाद में बताती हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं ना तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुझे बहुत अच्छे से जानती है कि या तो करूंगी ही नहीं, करूंगी तो फिर वो चलेगी खबर। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैंने कोई खबर की हो, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे डिफेंस की हो, वो रुकी हो, कभी ऐसा हुआ नहीं है, टचवुड। क्योंकि मैंने कहा ना, एथिक्स को फॉलो करती हूँ मैं, बहुत ध्यान से काम करती हूँ। जहां से खबरें खत्म होती है ना सारे चैनल्स की, मैं वहां से शुरू करती हूँ। अच्छा, आप सोचोगे कि ऐसा क्यों? एनकाउंटर हुआ, 3 दिन तक चला, मैंने कवर किया, मिलिटेंट्स मरे, कभी कभी हमारे जवान शहीद हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, फिर वो खत्म। फिर एक ट्वीट आता है आर्मी का या पुलिस का, एक प्रेस नोट आता है, और वो कहते हैं कि ऑपरेशन कॉल्ड ऑफ, 3 इंजर्ड, 4 डाइड, फलाने वो बात। तो उसमें आता है ऑपरेशन कॉल्ड ऑफ। ऑपरेशन जहाँ कॉल्ड ऑफ होता है ना, हाँ मैं अपना ऑपरेशन शुरू करती हूँ क्योंकि मिलिटेंट आए कहाँ से भाई, मदद किसने की? विदाउट लोकल सपोर्ट आप नहीं आ सकते। देखिए मैंने आपके पास आना था, आपने मुझे लोकेशन सेंड की, लोकेशन सेंड करने के बाद मैं आपकी बिल्डिंग में पहुंची, मेरी लोकेशन खत्म हो गई, फिर भी मुझे आपको फोन करना पड़ा, मैं आपकी बिल्डिंग तक नहीं पहुंच पाई। इसका मतलब मैंने आपका सपोर्ट लिया। बिल्कुल। तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आना बिना सपोर्ट के हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। सो इस पे हमारी पुलिस बहुत अच्छे से काम कर रही है, हमारी डिफेंस जितनी भी एजेंसीज हैं हमारी बहुत अच्छे से काम कर रही है, बेस्ट काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जब 90s से मिलिटेंसी स्टार्ट हुई थी, तब OGW वर्कर जो मिलिटेंट्स को सपोर्ट करता है, लाइक पाकिस्तान से मिलिटेंट्स एंटर कर रहे हैं, वो चाहे बॉर्डर से आ रहे हैं, लोसी से आ रहे हैं, चाहे वो सुरंगों से आ रहे हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर में वो सुरंगों से आ जाते हैं, तो OGW नाम का कोई शख्स होता ही नहीं था। बट अब OGW पैदा हो रहे हैं। क्या होता है कि जो पाकिस्तान में मिलिटेंट्स हैं, जो कि कुछ यहाँ से ही गए और कुछ पाकिस्तानी बेस्ड हैं, वो क्या करते हैं, वो सोशल मीडिया के जरिए, जैसे जब से सोशल मीडिया आया, इसका हर चीज का एक नुकसान और फायदा है। हम लोग खाना भी थोड़ा ज्यादा खा लें तो हम बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल, हर चीज का एक फायदा नुकसान है। सोशल मीडिया का भी हमारे बच्चों के लिए तो है ही है, लेकिन मिलिटेंसी के लिए भी हमारे सोशल मीडिया ने बहुत नुकसान दिया। देखिए 90s में क्या होता था, जो 90s से मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में पीक पे है, 90s में OGW नाम का कोई शख्स नहीं होता था कि OGW मना ओवर ग्राउंड वर्कर, जो मिलिटेंट्स को सपोर्ट करता है, जो मिलिटेंट्स तक खाना पहुंचाता है, या उनको फोन की हेल्प करता है, या फिर रास्ते बताता है,
देखिए मैंने आपको बताया ना कि मैं यहाँ पे आई, आपने मुझे लोकेशन सेंड की कि मैम इस लोकेशन पे आप आ हाँ जाओ। जी, जब मैं यहाँ पे पहुंची लोकेशन पे, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंची, फिर भी मुझे आपको कॉल लगाना पड़ा। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि लोकेशन पर पहुंच के भी मैं आपके ऑफिस के अंदर तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि मैंने पहली बार आना था। हाँ जी। तो ये तो अपना एरिया है, जम्मू है हमारा। पाकिस्तान से भारत में आना भाई, कैसे आ सकते बिना सपोर्ट के? तो सपोर्ट सिस्टम किसका है? ओजीडब्ल्यू का। ओजीडब्ल्यू अच्छा। ओवरग्राउंड वर्कर, उनको एक नाम दिया गया है, ओके, ओवरग्राउंड वर्कर, जो ओके। मिलिटेंट्स को सपोर्ट करता ठीक है। है। चाहे वो एलओसी से आता है, चाहे वो बॉर्डर से एंटर करता है, जब तक हमारे यहाँ के लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, मिलिटेंट्स यहाँ आ नहीं सकते। आप फोन पे एड्रेस समझाओ, आप लोकेशन दो, आप कुछ भी करो, जब तक आपके साथ एक गाइड नहीं होगा आप एंटर नहीं कर सकते। और आप आओगी, आपने आते ही जंगलों में जाना है, खाना भी तो खाना है। कई बार जम्मू कश्मीर में आपने देखा पहाड़ी इलाकों में कच्चे ढोक होती है, कच्ची ढोक, हाँ कच्चे जी, मकान हाँ होते जी। हैं। वो जो वहाँ के लोकल जो गुजर बकरवाल लोग होते हैं, वो 6 महीने कश्मीर रहते हैं, 6 महीने जम्मू रहते हैं। कई बार मिलिटेंट्स मौसम के हिसाब से भी अपनी गतिविधियों को बढ़ाते हैं। अच्छा। बर्फ पड़ गई तो पुंछ से आएंगे, गर्मी हो गई तो बॉर्डर से आएंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर सांबा कठुआ से आएंगे। बिल्कुल, मतलब बॉर्डर और एलओसी का ऐसा कनेक्शन है कि फैशन बना लिया भाई, मौसम बदलेगा तो कहाँ से एंटर करना। अच्छा। तो मौसम के मिजाज बदलने के साथ साथ अपनी लोकेशन बदलते हैं मिलिटेंट्स। और जब वो आते हैं, अगर वो इंटरनेशनल बॉर्डर से आ रहे हैं तो वो सीधा जंगल चले जाएंगे, वो कठुआ से होते हुए वो चले जाएंगे कश्मीर, जो डोडा भद्रवा का रास्ता है। अब खाते पीते ही जाएंगे, भूखे जाएंगे नहीं। कई बार दिन में वो खान सूट पहन के रैकी करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। आप बाहर जाइए ना, आपको कितने लोग ऐसे मिलेंगे, आपको समझ नहीं आएगा, आपको कैसे पता चलेगा कि आम इंसान है। बिल्कुल। तो ऐसा ही होता है कि कोई लोकल सपोर्ट करता है और वो उनको सारी चीजें मुहैया कराता है, प्रोवाइड कराता है, और वो धीरे धीरे जंगलों से होते हुए वो अपने ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनका आगे का सिस्टम बना होता है कि कहाँ रहना है। अच्छा। इन केस आगे उनका रहने का कोई नहीं है, कुछ बना नहीं है, कोई अरेंज नहीं है, तो वो जो गाइड होते हैं ओजीडब्ल्यू, वो क्या करते हैं, वहाँ रास्ते में कच्चे मकान, उन्हीं गुज्जर बकरे वालों के जो सर्दियों में जम्मू आ जाते हैं, उनके मकान खाली होते हैं, वो उनके मकान में चले जाते हैं। वहाँ मिट्टी का चूल्हा होता है, राशन ओजीडब्ल्यू दे देगा, वो खाना बनाते हैं, खाते हो, कई कई दिन वहाँ रहते हैं, नमाज भी अदा करेंगे, रैकी भी करेंगे, और फिर हमारे जवानों को नुकसान पहुंचाएंगे। कई बार आपने देखा कि हमारे सिविलियन भी हमारे मारे गए। तो ऐसे में बिना मदद के जो आतंकी हैं वो भारत में नहीं घुस सकते। बिल्कुल। एजेंसीज काम कर रही हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस इस पे काम कर रही है, एमएचए काम कर रहा है। कोशिश ये है कि ओजीडब्ल्यू को कम करना, क्योंकि जो पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट्स हैं वो ओजीडब्ल्यू को सोशल मीडिया के जरिए बरगला रहे हैं। सोशल मीडिया का बहुत ट्रेंड तो है, लेकिन नुकसान भी बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया के जरिए उनको बरगलाते हैं, आपको पैसा देंगे, बिल्कुल, गरीबी बहुत है, बिल्कुल, बेरोजगारी बहुत है, आपको पैसा मिलेगा, आपको पैसे, हम हर फैसिलिटी घर बैठे देंगे, आपने बस हमें रास्ता बताना है। तो युवाओं का कसूर कुछ नहीं है, गरीबी मार देती है। बिल्कुल। जब गरीबी मार देती है और वो कसूरवार हो जाते हैं, और कसूर करके वो ऐसी दलदल में चले जाते हैं, पुलिस की मदद नहीं करेंगे तो भी मरेंगे, मिलिटेंट्स की मदद नहीं करेंगे तो भी मरेंगे। इसी से जुड़ा हुआ एक मैं किस्सा आपसे शेयर करूंगी, थोड़े समय किस्सा बहुत बड़ा है पर मैं छोटे में सुना देती हूँ। बिल्कुल, टेक योर टाइम। एक्चुअली हर जर्नलिस्ट पता है क्या चाहता है, खासकर मतलब जिसको लोग बहुत प्यार करते हैं बहुत पसंद करते हैं, मुझे तो वैसे ही बहुत लोग पसंद करते हैं, मतलब वो नापसंद करने वालों की लिस्ट मेरी भी बहुत ज्यादा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ अलग स्टोरी करूं। ठीक है। तो अलग स्टोरी में क्या करती, लोग मुझे एनकाउंटर स्पेशल रिपोर्टर के नाम से जानते हैं, जुड़ा हुआ रिश्ता मेरा मिलिटेंट्स और पुलिस के बीच का था। मैंने सोचा कि क्यों ना कोई आईपीएस बनता है ना, उसकी कहानी सब चलाते हैं। तू आईपीएस कैसे बना, कैसे तुम्हें प्रेरणा मिली? आपने मुझे पूछा आप जर्नलिस्ट कैसे बने, बिल्कुल मैं आपको पूछूंगी, कल आपको 4 लोग पूछेंगे कि जसलीन जी आपने पॉडकास्ट कैसे शुरू किया, या कोई भी लड़की आगे बढ़ेगी। किसी ने ये पूछा कि वो ओजीडब्ल्यू क्यों बना, किसी ने ये जानने की कोशिश की कि उसने आतंकियों की मदद क्यों की। मैं चाहती थी वो शुरुआत मैं करूं। खैर बहुत ऐसे ऐसे रास्तों से गई कि शायद गोली कहीं से भी आ सकती थी। अच्छा। और बिना सिक्योरिटी कोई मेरे साथ नहीं था। बट इन सारी चीज़ों में मैंने बहुत ऊंची पहाड़ी जिस पे मैं चढ़ी, मुझे 1.5 दिन लगा वहां पहुंचने में। बिना किसी सिक्योरिटी नहीं, सिर्फ मैं मेरे कैमरा में। 1.5 दिन लगा बस के घर पहुंची। इवन घर पे भी नहीं पहुंची, घर पे जाती तो और 1 दिन लगता। तो कहीं पहुंचे हम, वो रोया। अच्छा, वही ओजीडब्ल्यू जो थे वो रोया। इतिहास में पहली बार न्यूज़ 18 इंडिया पे
कोमल सिंह मनहास ने एक OGW का इंटरव्यू किया जिसने कहा कि मदद करता तो भी मरता, नहीं करता तो भी मरता, लेकिन उसने मना फिर भी किया। OGW मैं कह रही हूँ, लेकिन जब OGW नहीं था तो फारूक भट्ट था। फारूक ने जब मना किया, मिलिटेंट्स हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर पाकिस्तान से उनके घर पे आ चुके थे, 13 लोग थे। अच्छा। 13 लोगों ने कहा फारूक भट्ट को खाना बनाओ, खिलाओ, नहीं खिलाओगे तो गोली। अक्सर क्या होता है जब मिलिटेंट्स एंटर करते हैं और जो लोग उनकी सपोर्ट नहीं करते सीधे गन रख के खाना बनवाते हैं। अच्छा। ये प्रैक्टिकल है। ठीक है। डरता मरता क्या ना करता। फारूक भट्ट के साथ भी ऐसा हुआ। फारूक भट्ट ने खाना भी बनाया, खिलाया भी। फारूक भट्ट ने कहा मुझे पैसे भी दिए, लेकिन उनको लगा कि ये जगह सही है। अच्छा। मिलिटेंट्स को लगा कि जगह सही है। जगह तो बहुत पसंद आई आपको, लेकिन फारूक भट्ट फंसा दिया। फारूक भट्ट की आंखों के सामने उसके भाई को गोली मार दी। गोली मारने का कारण यह था कि फारूक भट्ट को कहा गया कि तू अब रेगुलर मेरी मदद करेगा। मतलब हिजबुल मुजाहिदीन का वो जो पूरा था, वो सारा टीम थी सारी, 13 लोगों की, कमांडर साथ। कमांडर ने उससे कहा कि अगर तू हमारी मदद करेगा तो पैसे मिलेंगे। मुझे गजरा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इधर पुलिस भी है, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, मैं हिंदुस्तान में रह के मदद नहीं कर सकता, तो मैं रास्ता बता दूंगा आगे जाने का। नहीं माना, तो उसको तो नहीं मारा, लेकिन उसके छोटे भाई को गोली मार दी। अगर आप वो इंटरव्यू सुनेंगी तो आपका दिल भी दहल जाएगा। जिसने वो सुना वो रोता है, क्योंकि उसने अपनी कहानी सुनाई कि मैं मदद करता तो भी मरता, नहीं करता तो भी मरता। आज की डेट में फारूक भट्ट समझ लीजिए कि उसको पता है कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, क्योंकि आतंकी किसी के सगे नहीं होते। मतलब निकल गया तो पहचानते हैं। वो श्रीनगर एंटर कर जाएंगे, वो डोडा से एंटर करेंगे, वो कहीं से जब उनका मतलब पूरा में भी उसको मार देंगे। फारूक भट्ट 90s से OGW, बूढ़ा हो गया, ये सोच के बूढ़ा हो गया कि पता नहीं कब मर जाऊंगा। खौफ में पूरी जिंदगी उसने पूरी जिंदगी निकाल दी, फिर बाप को भी मार दिया। बीच में उसे लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, फारूक भट्ट ने मना कर दिया, फादर को मार दिया। अब वो OGW है, पाकिस्तान से भी पैसा आता है, पाकिस्तान से मिलिटेंट्स आते हैं, वहां से भी पैसा आता है, उसका घर चल रहा है। वो कहता है यार मेरे बच्चे जिंदा है, मैं करूंगा, वो कर रहा है। इस चीज को ठीक करना बहुत जरूरी है, और इस चीज को ठीक करना बहुत बहुत मुश्किल है। कहीं पे गरीबी आ जाती है, कहीं पे डर आ जाता है, कहीं पे इंसान खौफ में सारी जिंदगी बिता देता है, और कई ऐसे फारूक भट्ट होंगे। ये कितना अलग पहलू है। मतलब जब आपने OGW की बात की, एकदम से ना गुस्सा आता है, रोष आता है कि हिंदुस्तान में रहकर कैसे कोई सहायता कर। बट ये साइड कितनी अलग है जो आपके दिमाग में आया कि ये साइड भी कवर करनी चाहिए। रिसेंटली पाकिस्तान की एक लड़की ने हिंदुस्तान के लड़के से शादी करी। लड़का हमारे जम्मू का है, CRPF में है, और ऑनलाइन उनकी शादी हुई, ऑनलाइन ही वो मिले। हालांकि हो सकता है कि उसकी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि लड़की कोई हनी ट्रैप सिस्टम तो नहीं है, क्योंकि लड़का भी आर्मी में CRPF। इसका मतलब कि वो रिश्ते जुड़े हुए हैं ना कि ये 1947 में सिर्फ लोग अलग हुए थे, रिश्ते तो नहीं टूट जाते। किसी की माँ उधर रह गई तो पिता इधर है, मामा यहाँ है तो चाचा वहां है। एंड्रॉइड आया तो वीडियो कॉल पे वो हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हो गया, क्योंकि वो फोन पे कनेक्ट हो गए, वीडियो कॉल पे अपने रिश्तेदारों से मिल गए। हाँ जी। कई तो मर गए ना, और कहीं ऐसे मरे कि वो पाकिस्तान में थे तो उनको रोने के लिए आ नहीं पाए, उनका लास्ट आखिरी दीदार नहीं कर पाए, उनके संस्कार पे नहीं आ पाए। क्या पाकिस्तान में हिंदू नहीं रहते? बिल्कुल रहते हैं, लेकिन आप नहीं जा सकते, वो नहीं आ सकते। तो हमारे दिलों में नफरत नहीं है यार उनके दिलों में भी नहीं है। क्या कारण थे कि वो लड़ाइयाँ हुई और पार्टीशन हुई, अलग अलग सब कुछ हो गया, लेकिन आज भी किसी का दिल यहाँ है तो दिमाग वहाँ है, माँ यहाँ है तो बेटा वहाँ है। तो ये चीजें होनी चाहिए ठीक। मे भी हम लोग जब बूढ़े हो जाएंगे, जब इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो शायद हालात कुछ और हो। आपको पता है पूरे भारत में ना सिर्फ जम्मू कश्मीर ऐसा है जहाँ पे खूबसूरती भी बहुत है, जहाँ पे हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी है, यहाँ पे वार्म वेलकम लोगों का किया जाता है। पूरे हिंदुस्तान से लोग माता वैष्णो देवी के दरबार में आते हैं,
मुझे नहीं लगता कोई नाखुश होकर यहाँ से जाता हो। बिल्कुल। लेकिन बाहर हम कहीं चले जाते हैं तो हो सकता है कई जगह पे वीआईपी दर्शन करने के लिए जेब में पैसे भी डालने पड़ते हैं, लेकिन वैष्णो देवी में चले जाए ऐसा कुछ भी नहीं है। इंतजार लंबा है क्योंकि वो एक देवी है हमारे, ऐसी जो साक्षात वहां पर विराज है। वहां पर तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन बहुत खूबसूरत है हमारा जम्मू कश्मीर। शायद किसी की बुरी नजर लग गई है, इस नजर से बचाना है। हो सकता है आने वाले वक्त में सब कुछ ठीक हो जाए जी। तो कोमल मैम, 19 सालों से आप जर्नलिज्म में हैं, काफी सारे केसेस, काफी सारे इंसिडेंट्स आपने कवर किए हुए हैं। अगर आप 19 साल की अपनी पूरी जर्नी को फिर से देखें, एक बार रिवाइंड करें, कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आपने कवर किया था जो बहुत दिल दहलाने वाला था, जिसने आपका अपनी लाइफ को लेकर पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया? ऐसा कोई इंसिडेंट है? बहुत अलग सा सवाल है आपका। सवाल पूछने वालों से सवाल पूछ रहे हो आप। मुझे याद है 2008 में 8 मार्च, अच्छा, आपको डेट भी याद है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस था, इसलिए मुझे याद है। तो मुझे चैनल ने कहा कि महिलाओं पे स्टोरी करनी है और बहुत अलग सी स्टोरी होनी चाहिए। तो मेरा तो वैसे ही ज़्यादा रहता है कि मैं अलग स्टोरी करूं। सो जम्मू कश्मीर में कौन सा ऐसा गांव है जहां पर औरतें आज भी चारपाई पे जाती होंगी अपनी डिलीवरी के लिए, या जिस गांव में गाड़ी नहीं होगी। तो मुझे एक गांव मिला, ठीक है, 8 की बात है, ठीक है, 2008 की बात है। मैं गई सुंदरबनी इलाके में, एक मकोल गांव था, वहां गई। जब मैं वहां गई तो गाड़ी जहां पे लगी, वहां का जो मेन बंदा जो मेरे कांटेक्ट में था, उसने कहा मैडम 5 किलोमीटर ना पैदल भी जाना है। अच्छा, हाँ। तो कई बार तो लोग वापस आ जाते हैं कि भाई 5 किलोमीटर पैदल भी जाना है, स्टोरी फाइल भी करनी है, शूट भी करना है, देन वापस भी आना है, तो कैसे पॉसिबल होगा। लेकिन मैंने कहा चलो, मैं गई। टाइम बड़ा कम था, स्टोरी फाइल करनी थी, स्टोरी चलनी थी टीवी पे, तो मैं गई। मुझे वो स्टोरी कभी भी नहीं भूली है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मुझे कभी भी स्टोरी नहीं भूली है। इवन मैं वहां पे जाके रो पड़ी थी वो स्टोरी करने के बाद। हम कहते हैं हिंदुस्तान आजाद हुए कई साल हो गए, वहां जाके लगा कि हमारा भारत आज भी आजाद नहीं हुआ। मैं जब वहां गई तो बच्चों को पता ही नहीं है गाड़ी क्या होती है। ये कोई मैं पुरानी सदी की बात नहीं कर रही हूँ, जस्ट इसी सदी की बात है, 2008 की बात, ज्यादा पुरानी बात। बच्चों ने गाड़ी नहीं देखी है। बच्चे जहाँ पैदा हुए, 5 किलोमीटर स्कूल था, 10 किलोमीटर की चारों तरफ पहाड़ियां थी, वहां बिजली भी नहीं थी। उन्होंने कभी नहीं देखी थी, लाइट नहीं देखी थी कभी, बल्ब क्या होता है, तारें क्या होती हैं, स्विच क्या होता है, उन्होंने नहीं देखा था। ये मुझे कब पता चला, जब उनके घर पे गई। जब मैं पहुंची तो मुझे पहुंचते पहुंचते शाम होगी। इवन मैंने उन्हीं के घर पे स्टे भी किया। अच्छा, मैं रात को रुकना पड़ा क्योंकि 5 किलोमीटर पैदल गई थी, तो रुकना पड़ा। 5 बजे अंधेरा हो गया। बच्चे 4 बजे स्कूल से आते थे क्योंकि पैदल जाते और पैदल आते। सुबह उन्होंने फिर स्कूल जाना है, और पढ़ते कैसे थे, माँ खाना पका रही है चूल्हे पे, और चूल्हे की जो लौ थी, अग्नि की जो लौ, उस लौ में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। और वो चीज मेरे कैमरा ने शूट की। तो अब इतना ऑनलाइन का जमाना नहीं था कि स्टोरी हम लोग आज भी याद रखते, सेव रखते, तो आपको दिखाते। वो चल एक डीवीडी में कैद जरूर हुई, लेकिन टीवी पे चली। तो वो बच्चे क्या देखा होगा उन्होंने, वो 10th क्लास की बच्ची जिसने गाड़ी नहीं देखी है, उनका 12th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है सरकारी स्कूल में घर के 5 किलोमीटर की दूरी पे, जिसने कभी बल्ब नहीं देखा। और वो बच्चा वहां पे माँ चपातियां बना रही है और चूल्हे की लौ में बच्चा पढ़ रहा है। आप सोचिए ना कि हम अभी भी आजाद नहीं हुए, हमें अभी भी बहुत आगे जाना। हमारे कई बच्चे हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसे गांव हैं जिन्होंने बहुत कुछ देखा ही नहीं है। और जब मैं कई बार ऐसे गांव में स्टोरी करने जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ हम कितने लकी हैं। कहते हैं ना, कभी भी आपको लगे ना कि हमारी लाइफ में कुछ कमी रह गई है, तो अपने छोटे को देखो, क्योंकि ऊपर देखोगे तो फिर आपको रोशनी ही दिखेगी, लेकिन जब अंधेरा देखोगे तो अपनी रोशनी जरूर आपको चमकती हुई दिखेगी कि आप कहीं अच्छी जगह पे स्टैंड कर रहे हैं। तो मुझे याद है वो मैंने उनको, और उस औरत ने मेरे साथ इंटरव्यू में कहा कि 80 साड़ियां लाड़ियां अगर प्रेगनेंट हो जांदियां तो जिसने डिलीवरी होनी हुंदी, मतलब वो तो हिंदी भी नहीं बोल पाती थी, ते मंजे ऊपर लेने अस्पताल ते रस्ते च मर जांदियां। उस गांव की औरतें डिलीवरी के टाइम लेबर पेन में, उस गांव की कितनी ज्यादा महिलाएं चारपाई में रास्ते में मर जाती थी लेबर पेन से।
और हम लोग डेवलपमेंट की बात करते थे, सरकार बोलती थी कि हाँ डेवलप, माना बहुत कुछ किया होगा ना। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं कि मुझे किसी का फेवर पक्ष लेना और किसी के विपक्ष में बात करनी है। पर बात ये थी कि 2008 में भी हमारा जम्मू कश्मीर में इतनी तरक्की नहीं हुई थी। अब तो बहुत आगे हमारा जम्मू कश्मीर, कहीं आगे पहुंच गया, ब्रिज सब बन गए। लेकिन वो टाइम ऐसा था कि मैं रो पड़ी थी। स्टोरी करते करते हमें खुद बोलना भी है, तो मैंने क्या बोला मुझे आज भी याद है। हम रोज रिपोर्टिंग करते, मुझे शायद पिछले साल मैंने क्या बोला होगा हमें कहाँ याद नहीं रहता है। याद आपने रहता। लाइव में क्या बोला कहाँ याद रहता है। बिल्कुल। तो वो लफ्ज मुझे याद है जो मैं आपको जरूर सुनाऊंगी। मैंने कहा था कि हमारा देश आज़ाद हुए आज कई वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ है। इन महिलाओं को देखकर ऐसा लग रहा है कि आज भी हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ है। कब तक आटे की चक्की में पिसती रहेंगी इस गांव की महिलाएं, कब होगा इनके साथ न्याय। मुझे वो स्टोरी कभी नहीं भूली है, वो मेरे दिल के करीब है। मुझे गूज़बम्प्स आ गए वो मेरे दिल के करीब है यार। वो उस गांव की, मतलब उस गांव में एक बच्ची जाती है, शादी करती है, 9 महीने के बाद उसके घर में बच्चा होता है, मर जाती है। क्यों मरती है? क्योंकि वहां पे सड़क नहीं है, उस गांव में बिजली नहीं है, उन्होंने गाड़ी कभी देखी नहीं है। और स्टोरी खत्म होने के बाद पूरा गांव मुझे मेरी गाड़ी तक छोड़ने आया, और बच्चे गाड़ी को ऐसे करते किस कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए गाड़ी ना पता नहीं क्या अलग थी। सी चीज थी उनके लिए मेरी छोटी सी गाड़ी पता नहीं उनके लिए क्या थी, मानो जैसे जन्नत मिल गई हो उनको, क्योंकि सारा गांव मुझे छोड़ने आया। तो वो स्टोरी मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं उसको कभी, मतलब उसकी ना मैं पीटीसी भूल पाई हूँ ना, मैंने उसको कैसे लिखा था वो नहीं भूल पाई हूँ, मैं एक शब्द नहीं भूल पाई हूँ। और आज मैं उनको याद तो करती हूँ, लेकिन अब मैं कभी गई नहीं दोबारा। पर उस गांव में काफी डेवलपमेंट, काफी तरक्की मेरी स्टोरी करने के बाद हुई थी। हाँ, ये एक फायदा हुआ था, क्योंकि 4th पीरियड ऑफ डेमोक्रेसी है, जहाँ कुछ नहीं हो रहा हो, जर्नलिस्ट पहुंच जाए तो डेवलपमेंट हो जाती है। अभी रिसेंट की मैं आपको बात बताती हूँ, अगर वो स्टोरी क्लिप मुझे मिले और आप दिखाएं, तो इलेक्शन थे, यही वाले इलेक्शन जो अभी सरकार हमारे जम्मू कश्मीर में बनी है। मैं रियासी गई। अच्छा। रियासी बाजार कितना डेवलप बाजार है, सिर्फ 10 किलोमीटर अंदर गई तो बिजली नहीं थी। रियासी सिर्फ 10 किलोमीटर अंदर बिजली नहीं थी, पानी नहीं था। वहां पे भी सेम कंडीशन थी। खैर, हमारी स्टोरी करने के बाद वहां पे भी सारे विभाग पहुंचे, और वहां पे भी अब काम सब चल रहा है। कहीं फायदे भी हो जाते हैं। हम कोशिश तो यही करते हैं कि हमारी खबरों के बाद कुछ बेहतर हो, जहां पे भी काम करें। आप भारत के किसी भी कोने में आप एक सच्ची पत्रकारिता करें, तो आपके काम से फायदा होना चाहिए। किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए, किसी को धमकाना नहीं है, किसी को डराना नहीं है, वन साइड खबर नहीं चलानी है। इन सब चीजों को बहुत ख्याल रखना पड़ता है। जी, इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कहते हैं विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आजकल मतलब अगर हम न्यूज की बात करें तो टीआरपी, सेंसेशनलाइजेशन के चक्करों, रियल न्यूज होती है ना, वो गुम जाती है, रह जाती है। इस चीज पर आपका क्या ख्याल है? और देखिए, अगर प्रैक्टिकली सिर्फ मेरी बात कर रहे हो आप, मैं किसी भी और न्यूज की बात नहीं कर सकती। उनका अपना चैनल है, उनका अपना वे है काम करने का। मैं अगर सिर्फ अपनी बात करूं तो मैं काम ही ऐसा करती हूँ जो सेंसेशनल खुद ही बन जाता है, उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिकॉज हम लोग ऐसे स्टेट में काम कर रहे हैं जहाँ पे सेंसेशनल खबरें ही होती हैं। लाइक इनकाउंटर हो गया, लाइक पॉलिटिकल, आप देख लीजिए कि यहाँ पे लोकल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कितनी अपनी अपनी वो है, मतलब बीडीपी अलग है, एनसी अलग है, तो एक दूसरे पे टिप्पणियां करते रहते हैं, इस पे बोलना पड़ता है। वैसे मैं राजनीति से बहुत दूर हूँ, मेरी ये बीटी नहीं है। मैं मेन एनकाउंटर देखती हूँ, पर हाँ, करना पड़ता है। अगर आप एक स्टेट को देख रहे हैं तो आपको करना पड़ता है, हर चीज की खबर आपको बनानी पड़ती है। फोकस मेरा क्राइम पे रहता है ज्यादा, क्राइम ना हो, और अगर हो, गैंग वार्स जम्मू में इतनी होती हैं, छोटे छोटे लड़के गैंगस्टर बन रहे हैं। अभी रिसेंटली एक मर्डर यहाँ पे हुआ है, वो जुवेनाइल है लड़का जिसने उसका मर्डर किया, तो कैसी मनोस्थिति होगी, कैसे घर का पालन पोषण होगा। कुछ हमारे ग्रह खराब होते हैं, तो हम लोग उस चीज़ को ठीक करें तो हम बहुत चीज़ें ठीक कर सकते हैं। तो कभी भी मेरे को ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने मतलब सेंसेशनल खबर बनानी है, ऐसा कोई प्रेशर आया होगा कि आपने ऐसा करना कि हमें टीआरपी मिले। J&K में खबरें ही ऐसी होती हैं कि अगर आप अच्छे ढंग से उसको चला दो, लेकिन सेंसेशनल बनाने के चक्कर में आप किसी की छवि नहीं खराब करो, इसका ध्यान रखना है। हाँ, आपको टीआरपी भी चाहिए, पर टीआरपी के लिए अगर आप किसी का स्टेटस खराब कर दोगे तो वो भी तो कर्मा है ना। तो मैंने आपको कहा कि मैं कर्म करती हूँ, लेकिन धर्म को जोड़ के करती हूँ। मैं अपने हर कर्म में ये जरूर सोचती हूँ कि मेरे इस कर्म से धर्म को जोड़ के करूंगी तो किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। और जब आप स्पिरिचुअल अपने आप को कनेक्ट करते हैं अपने कर्मास के साथ, तो आप गलत कर ही नहीं सकते, आपसे गलत होगा ही नहीं। इनकेस कभी ऐसा हो तो वो फिर मैं छोड़ देती हूँ चैनल पे भी और भगवान जी पे भी। हाँ जी।
आपका जो अगेन जो आपका डोमेन है बड़ा डरावना सा डोमेन है, बड़ा वॉलेटाइल। ऐसा क्यों? मतलब टेररिज्म की बात करें, डर है, खौफ है। आप सोचो ना, हमारे जो जवान हैं वो भी तो अपने परिवार को छोड़ के आगे चले जाते हैं अपनी छाती पे गोली खाने के लिए, तो उनको डर नहीं लगता, तो वो उनको तो सपोर्ट में मेरे को तो उतरना पड़ेगा ना। तो हाँ, सब लोग मेरे से ये सवाल पता नहीं क्यों करते हैं कि आप फीमेल हैं तो आपको डर नहीं लगता। जान तो सबकी एक जैसी होती है ना। वो तो है। अगर मेरे पीछे मेरा परिवार है, उन जवानों के पीछे भी तो परिवार है जो शहादत पा के अपने घर में तिरंगे में लिपट कर घर जाते हैं। क्या उन्होंने कभी सोचा होता है कि अपने परिवार को पालने के लिए वो वर्दी पहन रहे हैं, लेकिन तिरंगे में लिपट कर वो आतंकियों की गोली खाने के बाद वो तिरंगे में लिपट कर घर जाएंगे? उन्होंने तो कभी नहीं सोचा होता। कोई बात नहीं, कभी तिरंगे में लिपट कर मुझे भी घर आना पड़ेगा तो मुझे इस बात का कभी अफसोस नहीं होगा। शहीदों की लिस्ट में नाम तो हो जाएगा। भारत में नहीं पर पूरे विश्व में लोग मरते हैं, रोज जन्म लेते हैं, रोज मरते हैं। क्या जसलीन आपको पता है? क्या आपको पता है? क्या आपको पता है? सवाल कर रही हूं। नहीं पता है? पूरे विश्व में कितने लोग मर रहे हैं पता है आपको? नहीं पता। नहीं। पूरे विश्व में कितने लोग जन्म ले रहे हैं, क्या आपके पास डाटा है? नहीं है, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है। मैं भी ऐसे मर जाऊंगी तो क्या फायदा? मरो तो शहीदों की लिस्ट में नाम आए, फिर पता तो चले कोमल शहीद। बहुत उम्दा सोच है। तो मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, घर में भी तो मरना ही है, किसको पता चलेगा हमारे मेरे दफ्तर वालों को या मेरे चार जानने वालों को? लेकिन ग्राउंड पे मरूंगी तो मजा आ जाएगा ना। इसलिए ये सोच के घर से निकलती हूँ। मुझे याद है कि आप मेरी मैक्सिमम रिपोर्टिंग देखेंगे तो सिंपल टॉप और जीन में होंगी, जैकेट में होंगी, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी होंगी। ऑफिस वालों के बार बार प्रेशर पे आके मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी। ऐसा नहीं है कि मैं मरने जाती थी, पर वो बहुत भारी होती थी, वो उसकी प्लेट्स इतनी भारी होती थी कि मैं या रिपोर्टिंग करूं या मैं उनको कैरी करूं। तो मैं इसलिए भी नहीं पहनती थी बिकॉज मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती थी। मुझे लगता था हाँ जी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम यूनिवर्स को दे रहे हैं ना, कुछ नहीं होगा। अगर हम बार बार कुछ नहीं होगा तो भाई नहीं होगा ना, क्योंकि हम लोग अपनी वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव लेके चल रहे हैं ग्राउंड में कि हमें वाकई में कुछ नहीं होगा। लेकिन आई को तो कोई टाल नहीं सकता। आई होगी तो कोई, आपने देखा जिम में लड़के हार्ट अटैक से मर रहे हैं, एक्सरसाइज करते मर रहे हैं, बैंक में कंप्यूटर करते हुए काम करते हुए मर रहे हैं, लोग स्नान करते मर रहे हैं, लोग अभी प्रयागराज में कितने लोग मरे, क्या वो सोच के गए थे? वो तो पुण्य कमाने गए थे, स्नान करने की, मर गए। तो मौत किसी को फोन करके नहीं आती है। लेकिन अगर मुझे ये कहा जाता है कि आपको डर नहीं लगता, यार एक तो दिन मरना है ना, एक बार तो मरना ना। अच्छा, कई बार ये भी कहा जाता है बच्चे छोटे हैं, तुम क्यों आगे चली जाती हो? मैं भी तो छोटी थी जब मेरे चले गए थे। तो मैं तो अपने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस दे के ही मरूंगी कि भाई अगर मैं मर जाऊंगी तो कॉन्फिडेंस से पलना, लेगेसी आगे कैरी करना। बिल्कुल करनी है, बिल्कुल करनी है। मेरे को बहुत खुशी है, मेरी 3 बेटियां। मुझे याद है ट्विंस हुई थी तो कोई थे अपने ही चाहने वाले, 3 हो गई। चलो भगवान ने 2 बेटियां देनी थी तो 1 बेटा दे देता। तो मैंने कहा था कि बेटों की वजह से माँ बाप वृद्धाश्रम में है, किसी बेटी की वजह से आज तक कोई माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं गया। आई एम लकी, मेरी 3 बेटियां। हम 3 देवियों को पूजने के लिए 12 किलोमीटर का सफर पैदल कर लेते हैं, हलवा पूड़ी बांट के हम कंजके दे देते हैं, लेकिन घर में जन्म ले तो बुरी। क्यों भाई? मैं भी बेटी हूँ। मेरी सास कहती है बेटों को 2 को जन्म दिया है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि 3 बेटे हैं। इससे ज्यादा प्राउड क्या होगा? बिल्कुल, इससे ज्यादा गर्व क्या होगा कि सास ने 2 बच्चों को जन्म दिया है, 2 बेटों को जन्म दिया है, और सबसे कहती है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि 3 बेटे हैं। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? जीवन जी लिया मैंने, बहुत जीवन जी लिया मैंने। मतलब अपनी लाइफ जी लिया, बच्चों की लाइफ है। बच्चों को उतना कॉन्फिडेंस देना है कि अगर जल्दी मर भी गई तो मेरी आत्मा को अफसोस ना हो कि बच्चों को कुछ सिखा के नहीं आई। मैं जब मेरी ट्विंस हुई थी ना, भगवान से एक ही प्रार्थना की थी, ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही। मैंने कहा माता रानी, 1 बेटी पहले है, 2 बेटियां और दी हैं, अब उतनी उम्र दे देना कि इनको पाल के उतना कॉन्फिडेंस दे दूंगी जितना मेरे अंदर है। क्योंकि एक लड़की नहीं सरवाइव कर सकती, लोग जीने नहीं देते, लोग लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं देते। लोग चाहते हैं कि नहीं बस आदमी आगे बढ़े, औरत आगे आई नहीं तो वो खत्म हुई नहीं। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ। ना मैं डरती हूँ, ना मैं डराती हूँ, ना मैं किसी को कुछ कहती हूँ, ना मैं सुनती हूँ। गलत करती नहीं, गलत बर्दाश्त भी नहीं करूंगी। कभी भी गलत बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि गलत करती नहीं हूँ ना। मैं गलत करती नहीं हूँ। मैं अपने कर्मा से बड़ा वो करती हूँ। मेरी बातों से आप भावुक हुए हैं, सोचिए मेरे संघर्ष ने मुझे कितना भावुक किया होगा, लेकिन अपने आंसुओं को छुपा के तलवार लेके निकली हूँ बाहर। आज मेरे काम को सब लोग सराहते हैं, लेकिन इस काम के पीछे मैंने कितनी पीड़ा सही है, मैंने कितना संघर्ष किया है, और कितने ऐसे मेरे चाहने वाले जो चाहते ही नहीं थे कि कोमल आगे बढ़े।
तो यार आज तो मजा ही आ गया मजा ही आ गया। मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ। मुझे कोई कहता ना कोमल मैम, कोई कह रहा था आपको ऐसे हो गया, कोमल बहुत खबरों के चक्कर में, या कोमल जैसे वो वायरल हुआ था वीडियो, तो कोमल टीआरपी के चक्कर में उसने ट्रक पे चढ़ गई। यार आप नहीं कर पाए ना, आपने किया होता तो शायद आप मेरा क्यों नहीं हुए वायरल? आपसे नहीं हो पाया तो कोइंसिडेंटली मेरे से होगा। हीट ऑफ द मोमेंट था, ट्रक निकल रहा था, ग्राउंड पे था, मैं चढ़ गई। मैं चढ़ गई और चढ़ गई, फिर निकल गई गाड़ी और जब चढ़ गाड़ी गई। निकल जाती है, देखिए भीड़ होती है ना ट्रेन में, हाँ। हम लोग क्या करते हैं, स्टेशन जाते हैं, टिकट नहीं होता हमारे पास। कुछ लोग कहते हैं कि यार भीड़ बड़ी है, रुक जाते हैं, अगली ट्रेन का इंतजार करते हैं। और मेरे जैसे पता क्या करते हैं, मेरे जैसे भाग कर। नहीं भागती तो मैं बिल्कुल भी नहीं मैं उस भीड़ वाली ट्रेन में चढ़ जाती हूँ। जब आप पैर रख लेंगे ना, पहले 5 उंगलियों तक का ही आप कभी भी देखना, कभी भीड़ में चढ़िए, आप कभी ट्राई करिए, ये प्रैक्टिकल है जीवन का। आप भीड़ में एक ट्रेन में चढ़िए, लटक रहे होंगे लोग बाहर, अगर आपको हैंडल भी मिल गया ना हाथ पकड़ने के लिए, तो आप में अगर आप सोचोगे चढ़ जाऊं, पहले तो आधे से भी आधा पैर, सिर्फ वो 5 आगे वाला जो उंगलियां जिनको पंजा कहते हैं ना, वो रखा जाएगा। फिर धीरे धीरे हम दूसरा पैर भी रखेंगे, धीरे धीरे हमारा पैर पूरा अंदर चला जाएगा, तब तक अगला स्टॉप आ जाएगा। लोग उतरते जाएंगे, लोग उतरते जाएंगे, आपकी जगह बनती जाएंगी। लेकिन अब भीड़ वाली ट्रेन देके खड़े रहेंगे ना भाई साहब, तो प्लेटफॉर्म पे ही रह जाएंगे, मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। मेरा मानना है। मैं बड़ी जीवन में प्रैक्टिकल हूँ, मैं प्रैक्टिकल चीजें लेके चलती हूँ, और अपने जीवन में जो बंदी प्रैक्टिकल चलेगी ना, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। कुछ एस्पिरेशन है, कुछ एक चीज है जो जिंदगी में ये करनी है, कुछ ऐसा है कुछ दिमाग में आप? पंडित अक्सर मेरी कुंडली देख के कहता है कि बड़ी अच्छी मतलब राजयोग बहुत अच्छा है। अच्छा। मैंने कहा राजयोग होता क्या? बचपन में सुनते थे कि राजयोग उसको कहते हैं जो मंत्री होगा, जो राजघराने में पैदा होगा। ये भी तो राजयोग है, ये क्या राजयोग नहीं है? अपनी जो रोके काम कर रही हैं, आप किसी से डरती नहीं है, किसी की सुनती नहीं है, क्योंकि गलत करती नहीं है, गलत सहती नहीं है, इससे बड़ा राजयोग क्या होगा? सही बात है। अक्सर मुझे कहते हैं लोग कि नहीं, अगर आप वो ट्राई करेंगे ना पॉलिटिक्स, तो आप अच्छी पॉलिटिशियन बन सकती हैं, बट वो मेरा ड्रीम नहीं है। मैं एक्चुअली नेशन के लिए काम करना चाहती हूँ, मैं अपने उन जवानों के लिए काम करना चाहती हूँ, मैं उन जवानों के लिए बोलना चाहती हूँ जो मेरे जवान भाई पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से अपनी माँ को, अपनी बीवी को, अपनी बहनों को पालने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, और बहुत सारे रीजंस होते हैं, वो वर्दी पहनते हैं। और वो हिंदुस्तान में कहीं भी जॉब कर लो, इजी है भाई। जम्मू कश्मीर में नौकरी करना आसान नहीं। जम्मू कश्मीर में नौकरी की तो कहीं भी ड्यूटी लग गई, मानो एनकाउंटर हो गया, तो हम सुनते हैं इतने शहीद हो गए। मैंने आपको पहले भी कहा कि एक जवान वर्दी पहन के ड्यूटी पे आता है, क्या सोचता है तिरंगे में लिपट कर घर जाएगा? क्या उसकी माँ ने कभी सोचा होगा कि तिरंगे में लिपट कर मेरे बच्चे की डेड बॉडी आएगी? मेरा एक छोटा सा वीडियो है, राजौरी में इनकाउंटर हुआ, रवि नाम का बच्चा शहीद हो गया। अच्छा। 3 साल हुए थे उसको ज्वाइन किए हुए, एंगेजमेंट उसकी हो गई थी, शहीद होने वाली तारीख से अगले महीने की तारीख 30 दिनों के बाद, 29 दिनों के बाद उसकी शादी थी। उसका शव घर गया, तिरंगे में लिपटा हुआ गया, पीछे पीछे मैं भी गई। मैंने कहा था ना कि एनकाउंटर खत्म हो गया तो न्यूज खत्म, लेकिन मेरी शुरू होती है। राजौरी में एनकाउंटर खत्म हुआ रात को, मैं रात को गाड़ी लेके किश्तवाड़ पहुंची, सुबह 6 बजे, पूरी रात गाड़ी चलाई, वाया कटरा रियासी, वाया जम्मू नहीं, कहाँ राजौरी है, फिर कटरा वाया, फिर उधमपुर, फिर मैं डोडा बटोत, और मैं उनके घर पे पहुंची। मैं 5:45 बजे उसके घर पे पहुंची, और मुझे ऑफिस में इन्फॉर्म करना होता है कि मैं पहुंच गई स्पॉट पे। तो उनको पता, हाँ स्पॉट मतलब रवि का घर। कहते 6 बजे लाइव है, पूरी रात गाड़ी चलाई, 6 बजे लाइव देना था। तो जब उनके घर पे मैंने एंटर करा, तो मैंने देखा कि वो जो रवि का तिरंगे में लिपटा हुआ जो उसका एक बॉक्स में उसकी बॉडी थी, तो उसके पास या तो बहन होती है, या माँ होती है, या बीवी होती है, कि मंगेतर बैठी हुई थी। इतना रुला दिया उसने मुझे। वो मेरी लाइफ की पहली रिपोर्टिंग होगी कि मतलब मैंने बहुत जवान जो शहीद होते हैं, मैं उनके घरों में गई, मैंने रिपोर्टिंग करी, मैं रोई नहीं, क्योंकि वो ठीक है एक रिपोर्टिंग है, वही एक्टिंग प्ले करने का, रोल प्ले करने की बात थी। पर उस दिन मैं रोई। मेरे चैनल को हेडलाइन में लिखना पड़ा कि शहीद रवि के मंगेतर ने कही ऐसी बात कि हमारी रिपोर्टर भी रो पड़ी। इतना रोई मैं, मुझे लगता था कि हम दोनों बराबर रो रहे थे। मैं माइक पकड़ा है, मैं रो भी रही हूँ और उसको भी चुप करा रही हूँ ड्यूरिंग लाइव। यू कैन नॉट बिलीव।
स्क्रीन थी, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। यार इंसान है ना। बिल्कुल। तो रिपोर्टिंग हाँ जॉब के लिए मत करो, आपकी मेहनत की सैलरी में ईमानदारी का, मेहनत का इतना रस होना चाहिए ना, उस रस को जब आप खुद पियो ना तो लगे कि यार हाँ कुछ करके आए, कुछ करके आए। ये नहीं कि भाई 30 दिन प्राइवेट जॉब की या सरकारी नौकरी की सैलरी आ गई, भाई ये शॉपिंग करनी है, घर का ये सामान लाना, नहीं। आपकी वो जो ईमानदारी की और मेहनत की कमाई होती है ना, उसमें रस बड़ा टेस्टी होता है। उसको पीकर आपने खुद तो अपने आप को चमकाना ही है, आपके बच्चे भी चमकते हैं, वो चाहे थोड़ी हो चाहे ज्यादा हो। तो मेहनत आपको ना यहाँ से आपकी आपकी इनर कॉन्शियस, आपकी सोल कहनी चाहिए सही किया है। आपकी आत्मा आपको कहनी चाहिए कि हाँ, अगर आपको किसी चीज में रिवॉर्ड मिला है, आपको सम्मान मिला है, आपको जम्मू कश्मीर से मिला चाहे बाहर से मिला है, तो आपको आपकी आत्मा कहनी चाहिए कि हाँ कोमल तू डिजर्व करती थी। आत्मा ये नहीं कहनी चाहिए किया क्या तुझे जो मिल गया, नहीं। मजा तो तब आए ना कि जब यहाँ से आवाज आए, हाँ तू ये डिजर्व करती थी, तो मैं वही लेती हूँ जो मैं डिजर्व करती हूँ। जो मैं डिजर्व नहीं करती मैं फोन पे ही मना कर देती हूँ। बहुत बार फोन आया, मैम आपने कोविड में बड़ा काम किया, तो आपको हमने फैसिलिटेट करना है। सर मैंने तो कोविड में काम ही नहीं किया, मैं तो तब प्रेग्नेंट थी, मैं किया था, बताती नहीं थी। हस्बैंड के साथ आती थी, कई बार खुद ड्राइव करके आती थी, रिपोर्टिंग करी, कैमरामैन आता था वही स्पॉट पे, मैं रिपोर्टिंग करती थी, मैं घर चली जाती थी, वो घर चला जाता था। तो आपने कहा कि डर नहीं लगता, आपका बार बार ये सवाल था कि डर नहीं लगता। पता नहीं क्यों नहीं लगता, पता नहीं क्यों नहीं लगता। छोटे छोटे बच्चे हैं, सबके ही हैं। अगर वो जवान को नहीं लगता, जो पता चलता है कि 3 मिलिटेंट जंगल में घुस गए हैं, जब वो हथियार लेके चले जाते हैं, उनको नहीं लगता, तो फिर हमें भी नहीं लगना चाहिए, मुझे भी नहीं लगना चाहिए। बाकियों को तो मैं नहीं कहूँगी, हर एक की अपनी नेचर है, नेचर ऑफ वर्क है कि वो उसने कैसे काम करना है। फिर मुझे नहीं लगता, मैं वहां नहीं मरूंगी तो कहीं और मर जाऊंगी, मरना तो है ही है। मैंने वही कहा कि मरो तो ऐसे शहीदों की लिस्ट में नाम ना आए, तब तक मरने का भी क्या फायदा। विश्व में इतने लोग मरते हैं, किसी को नहीं पता, इतने जन्म लेते हैं, किसी को नहीं पता। मरो तो ऐसे मरो कि फिर पता चले कोई मरा है। आपकी जो आपने जो कॉन्फिडेंस की बात की है ना, आपके हर शब्द में कॉन्फिडेंस है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस है, आपके ड्रेसअप में कॉन्फिडेंस है, आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस है, आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि काफी सारी लड़कियां स्पेशली इस पॉडकास्ट को देखेंगी, क्या करे कि ये चिंगारी है कॉन्फिडेंस की, वो अपने अंदर भी ला सके। ये करना है बस, बस ये करना है। ये बहुत लड़कियां सहती हैं, पता है आपको। कोई प्यार कर लेती है किसी से तो सहती है, कोई शादी कर लेती है माँ बाप की मर्जी से या तब सहती है, कोई अपनी मर्जी से कर लेती है तो भी सहती है। कल का किसी को नहीं पता, कल उसके साथ क्या होना है नहीं पता, लेकिन हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंस बरकरार रखो यार। मतलब मैं क्या बताऊं, नारी तो वो शक्ति है जो कुछ भी कर सकती है। नारी वो शक्ति है जो कुछ भी कर सकती है। पहचानना तो खुद को ही है ना हमने। आईना देखेंगे तो सिर्फ चेहरा दिखेगा, इसको देखो ना, ताकत तो बहुत है, लेकिन देखिए आप में बहुत ताकत है, दरवाजा खोलने की, किसी को धक्का मारने की, थप्पड़ मारने की, सारी ताकतें हैं, लेकिन उन ताकतों का इस्तेमाल नहीं किया तो क्या फायदा। इस्तेमाल करना है ना। तलवार नहीं चाहिए किसी औरत को अगर उसके अंदर आत्मविश्वास है, किसी के साथ लड़ने के लिए उसकी जुबान काफी है, उसका आत्मविश्वास काफी है, उसका आत्मविश्वास काफी है। जो लड़कियां मेरे को सुन रही हैं, बहुत सी लड़कियां मैं देखती हूँ बहुत कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल, मैम आप कैसे कर लेते हो, मैम आप कैसे मैनेज कर लेते हो। मुझे कल ही किसी ने सवाल किया, अच्छा, कि मैम फ्रीक्वेंटली वैष्णो देवी कैसे चले जाते हो, बिकॉज मैं हर 15 दिन बाद, मेरी माँ मुझे बुलाती है, मैं चली जाती हूँ हर 15 दिन बाद। साल के 12 महीने में 24 बार जाना है मैंने। अच्छा, मेरी हैसियत तो नहीं है, मायका वही है भाई, माँ से मिलना है। माँ इंतजार में बेटी का कर रही होती है, बेटी माँ का इंतजार कर रही होती है, तो मुझे जाना है, मुझे जाना है माँ से मिले। मैं अपने सारे काम से फ्री होकर मैं जाती हूँ, इवन मैं बंक मार के भी जाती हूँ। अच्छा, हाँ, मेरे ऑफिस वाले सुन लेंगे कि मैं बंक मार के जाती हूँ। कई बार मैंने लाइव भवन से भी दिया है। अच्छा, कई बार मतलब ऐसा हुआ कि मैं भवन में होती हूँ और कश्मीर में कोई ऐसा ब्लास्ट धमाका कुछ हो जाता है और चैनल कहता है कोमल लाइव पे आ जाओ। तो लाइव पे कैसे होगे, कोई छोटा सा, मैंने अपना सारा सिस्टम लाइव का भी रखा होता है अपने साथ। वो 24 घंटे वो हथियार मेरे साथ रहता है, क्योंकि कभी भी मिस हैपनिंग हो जाए, कभी भी कोई हैपनिंग हो जाए तो आपको इमीडिएटली लाइव पे आना है।
मैम पूरे पॉडकास्ट के दौरान आपने माता रानी जी का बहुत बारी वर्णन किया, और जहां से मतलब मैं ये फिगर आउट कर पा रही हूँ कि आप काफी स्पिरिचुअल हैं। इतनी बिजी स्केड्यूल में स्पिरिचुअलिज्म को कैसे मैनेज करती हैं आप? मैनेज कहाँ कर सकते हैं हम भगवान को? भक्ति को कोई मैनेज कहाँ कर सकता है? भक्ति तो यहाँ होती है ना। वो तो आप काम करते भी भक्ति कर सकते हैं। आपको कोई बैठना नहीं पड़ता है भक्ति के लिए। आप कनेक्ट करो ना, आप उसको बोलो ना मेरे साथ चल। आप उसको बोलो ना कि मैं एनकाउंटर कवर करने जा रही हूँ, माँ मैं पुंछ जा रही हूँ, चलो। तो थोड़ा समय की जो पूजा होती है ना, उस पूजा में मैं माता रानी को बोलती हूँ, माता रानी चलो। आप बोल के देखो, वो जाती है। आपका भाव कितना स्ट्रांग है, आप कितनी शिद्दत, कितनी श्रद्धा से आप उसको बुलाते हो। वो तो अभी भी सुन रही है, आपको भी सुन रही है, मुझे भी सुन रही है। आपके सुनाने में कितनी पावर है। उसके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। नहीं, मैं क्या, इस संसार का कोई भी शख्स भगवान के बिना कुछ भी नहीं है। रिमोट उसके हाथ में है, चलाती वो है और हम चल रहे हैं। और भक्ति को मैनेज नहीं कर सकते हम। भक्ति तो कई लोग कहते हैं फ्रीक्वेंटली वैष्णो देवी कैसे चले जाते हो, 15 दिन के बाद आपको देखते हैं फोटो पोस्ट की होती। बीच में तो मैंने फोटो पोस्ट करना छोड़ दी। मैं कहा नजर लग जाएगी मेरी माँ के और मेरे रिश्ते को नजर ना लग जाए। मैं डर गई, ऑनेस्टली मैं डर गई। मतलब मेरे को याद है कि एक बार मैं वैष्णो देवी गई तो मैंने फोटो डाली होगी, और फिर से गई तो फिर से डाल दी होगी। तो मतलब कोई कॉल करके मुझे स्पेशली कहा कि मैम अभी पिछले मंडे को तो गए थे आप। मैंने कहा यार मैं पिछले मंडे गई थी, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। तो मुझे एक पल के लिए ऐसे झटका सा लगा। मैंने कहा माँ आपके और मेरे रिश्ते को किसी की नजर नहीं लग जाए। मैंने फोटो पोस्ट करनी छोड़ दी। फिर आया कि नहीं भाई, क्यों, रिश्ता है तो जग जाहिर होना चाहिए। रिश्ता है भाई, माँ का है, वही तो है जो आपको छोड़ के नहीं जा सकती। आपको जन्म देने वाली छोड़ देती है, वो जा सकती है आपको छोड़ के, ये माँ नहीं छोड़ती आपको। तो मैं उसके बिना मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ उनके बिना। इवन जस्टिन में आप हो, मेरे सारे, आपकी सारी टीम है, मेरे सारे कलीग्स हैं, मैं उनको भी बोलती हूँ कि कई बार लोग कहते हैं हमें ना टाइम नहीं लगता, सुबह जल्दी जाना होता है, सुबह बच्चे हैं, खाना बनाना होता है। तो यार खाना बनाते भी तो भक्ति कर सकते हो। भक्ति करने के लिए माता रानी नहीं बोलती है कि धूप बत्तियां करो और 3-3 घंटे बैठो। नहीं, भक्ति तो यहाँ है। जो यहाँ से भक्ति करता है ना, सुनवाई भी उसी की होती है। बहुत बेहतरीन। आपने ना, मुझे लगता है पहला ऐसा पॉडकास्ट है जिसमें मैं सिर्फ बैठी हूँ और आपकी बातें सुन के ना बस मंत्रमुग्ध हो गई हूँ। बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करने में। मेरा अगला प्रश्न ये है मैम कि आप यू आर द ओनली वुमेन जर्नलिस्ट जो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जानी जाती है। तो देखा जाए तो जर्नलिज्म की अगर हम बात करें, काफी मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है। एक वुमेन होने के नाते आपने कभी कोई डिफिकल्टी फेस की है? किसने नहीं की? किस औरत ने नहीं की? स्पेशली जैसे आप इनकाउंटर करने के लिए ऐसे काफी अलग अलग टेरेन्स होती है, जंगल्स में जाना पड़ता होगा, काफी ऑफ लोकेशंस पे जाना पड़ता होगा। तो क्या डिफिकल्टीज फेस की हुई हैं आपने इस जर्नी में मैम? मुठभेड़ हुई, मान लो पुंछ में हुई, वहां पे आपके सुरक्षाकर्मी मेल, आपके मीडिया वाले, आपके कलीग्स मेल, आपके जो वहाँ के आसपास में जो सिक्योरिटी सिनेरियो होता है वो सारा पे फीमेल तो होती नहीं है। और उन सारे झुंड में आप अकेली फीमेल, आप खुद में ही कॉन्फिडेंट हो जाती हैं, यार इतने बंदों में मैं अकेली, मैं कर सकती हूँ, मैं यहाँ खड़ी हो सकती हूँ, मैं ये कवर कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। लेकिन वो आप कर सकते हो अपने ऑरा की वजह से। अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है, सिर्फ आत्मविश्वास तो है, आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आपको पॉजिटिव भी होना पड़ता है। आप कितनी पॉजिटिविटी से वहां खड़े हैं, आप कितनी ताकत से वहां पे खड़े हैं, आप खुद को कितना मजबूत समझ के वहां पर खड़े हैं, तभी आप कर सकते हैं। बाकी मेल डोमिनेट सोसाइटी है, कहाँ कोई चाहेगा हम आगे बढ़े। मैम ऑफ जर्नलिज्म की बात करें रियल वर्ल्ड में, या ऑन जर्नलिज्म की बात करें ऑन कैमरा, कोमल सिंह मनहास इज अ रिनोन्ड नेम, इज अ फिनोमिनन आउट देयर। मतलब डरते हैं लोग आपसे, ठीक है, आपका डंका चलता है। तो
इस चीज के साथ साथ ऑब्वियसली काफी ऐसे लोग होते होंगे जो ज्यादा सक्सेस नहीं देख पाते हैं किसी की, तो क्या आपके साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि किसी ने इंटेंशनली आपको पीछे खींचने की कोशिश हो, आपको परेशान करने की कोशिश की हो, आपके रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश की हो, और अगर ऐसा हुआ है तो आपने उसको कैसे डील किया है? देखिए, अभी माता रानी की बात चल रही थी, स्पिरिचुअलिटी की बात चल रही थी कि मैं कितनी स्पिरिचुअल हूँ, कितना उसको मानती हूँ। भैरव ना मरता अगर वैष्णो देवी के पीछे ना लगता। भैरव ना मरता अगर वैष्णो देवी माता रानी के पीछे ना लगता। वो भी भागी, वो भी चली, पहाड़ों पे चढ़ी, कांटे भी देखे, वो गुफा में भी रही, फिर बाहर भी निकली, फिर वध भी उसी ने किया। हमारे पीछे जो लगेगा तो उसका मरना निश्चित है। वो मारे बैठी है ना। तो मैंने कहा ना कि औरत में वो शक्ति है, वो कुछ भी कर सकती है अगर उस पे माता रानी की कृपा है, उसमें आत्मविश्वास है, उसमें पॉजिटिविटी है और वो हिम्मत रखती है। वो अगर सच्ची है, सबसे बड़ी बात बिल्कुल, कि वो अगर सच्ची है तो वो किसी से डरेगी नहीं। अगर वो निडरता से काम कर रही है, अगर वो अपने बलबूते पे काम कर रही है, तो वो किसी से डरेगी नहीं, किसी का बुरा वो सहेगी नहीं। मैं तो बिल्कुल नहीं सहती। वेरी नाइस। तो मैम आप ऑन स्क्रीन जाते हैं तो कितना कॉन्शियस होता, मतलब पर्सन होता ही है, क्योंकि एक स्पेसिफिक अटायर होता है कि ऑन स्क्रीन आपको वो डालना है, बट ये भी होता है कि रिपीट ना ज्यादा हो जाए। तो आप कैसे अपना वार्डरोब मैनेज करते हैं? नहीं, रिपीट का कोई चक्कर नहीं है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि मुझे याद है कि मेरी 4 साल पुराने भी कुछ ऐसे बहुत सुंदर अच्छे मतलब कपड़े हैं, बहुत अच्छे टॉप हैं जो हम लोग कैरी करते हैं जीन के साथ। तो मुझे लगता है कि मैंने कई बार वो पहन के लाइव किया होगा, क्योंकि मेरे कपड़ों पे कौन जाता है यार। आपका बोलने का अंदाज इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आपके कपड़ों पे किसी की नजर ही ना जाए। मुझे याद है कि 2014 में जब सरकार बनी थी तो उन दिनों मेरी डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी के बाद 6 महीने की छुट्टी होती है, लेकिन 6 महीने के बाद भी आप एक दूध पीते बच्चे को छोड़ के जब आपने ज्वाइन करना था, तो आपको पता है जब बच्चे हो जाते हैं तो आपकी घर वाले जो कहते हैं तेल लगाना है, सर ढकना है, टोपी पहनी, तो एक बहुत 6 महीने तक चलता है वो प्रोसेस ना, कि आपको ध्यान रखना अपना। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो वो पहला एक रेड इंसिडेंट हुआ था जम्मू में, बिजली विभाग में रेड हुआ था। अच्छा। तो मुझे वो लाइव करना था। तो मुझे याद है कि मैंने सूट पहना था, घर वाला सूट, और मेरे पास सिर्फ आधा घंटा था। मैंने सूट भी नहीं चेंज किया और तेल लगे बालों में मैं जूड़ा बांध के फटाफट भागी गाड़ी स्टार्ट करके कि नहीं वो मोमेंट मिस ना हो जाए, बिकॉज लाइव था। तो कर तो लिया और कॉन्फिडेंटली कर लिया। लेकिन जब मैं घर आई तो मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा अरे मैं तो ऐसे ही चली गई थी और मैंने ऐसे ही जूड़ा वूड़ा बांध लिया और पता नहीं अब मैं कैसी लग रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि आपके कपड़ों पे नजर किसकी गई होगी? आप जो बोल रहे होंगे वो सुनते ही किसी की नजर नहीं गई होगी कि आपने पहना क्या है और आप कैसी लग रही हैं। और ये कपड़ों का तो मेरे से बहुत दूर है, ये ड्रेस सेंस तो बहुत दूर है। हाँ, मुझे सब कहते हैं कि आपका ड्रेस सेंस बहुत अच्छा है। मैं पर्सनली आपकी ड्रेसिंग सेंस की बहुत बड़ी फैन हूँ, क्योंकि मुझे भी ना पावर ड्रेसिंग बहुत अच्छी लगती है। तो जिस तरह से आपकी साड़ी के ब्लाउजेस होते हैं, मतलब मैं खुद कैसे बस बना लेती हूँ। जो मेरा मन करेगा कि कल मैंने इस साड़ी के साथ ये ब्लाउज पहना, तो मैं रात भर जाग भी लेती हूँ। अरे वाह। तो मैं देखिए, अगर आपने खुद पे विजय पानी है तो कहते हैं जिसने नींद पे विजय पा ली तो उसने सारे संसार पे विजय पाई। तो सबसे बड़ी बात है आप नींद पे विजय पाइए पहले। अगर आप जाग सकते हैं ना, और आप रात को जाग सकते हैं, तो फिर सुबह काम भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं कभी कभी अगर मेहनत है तो रात भर जब एनकाउंटर होता है तो भी आपको लेट जाना है, आपको रात को ड्राइव करना है, सुबह 6 बजे लाइव देना है, तो कभी कभी मन करे तो अपनी ड्रेसेस भी मैं बना ही लेती हूँ, मैं बनाती हूँ। मैं अपने कपड़े ज्यादातर जो मैं पहनती हूँ मैंने खुद ही बनाए होते हैं। वेरी नाइस, बहुत बहुत ऑसम कलेक्शन है। मेरे लिए भी कुछ प्लीज जरूर डिजाइन कीजिएगा। श्योर, मैं आपको गिफ्ट करूंगी जरूर। पक्का। तो ऐसे जैसे कभी ऐसा होता है जैसे आपने कुछ लाइव कवरेज की, कुछ इनकाउंटर किया, उसका ऑब्वियसली थोड़ा ड्रेस अप अलग है, उसके पहनने पड़ते हैं आपको इनकाउंटर पे हो, क्योंकि आपको सारी चीजें, जंगल में तो आप बैग नहीं लेके जा सकते। तो कार्गोस में 6 पॉकेट्स होती हैं, आप अपना फोन, अपने वाईफाई, अपना एयरबड्स, आप सब कुछ उसमें कैरी कर सकते हैं। बिल्कुल आप जा सकते हैं, क्योंकि आप हैवी उठाएंगे। और व्हाट इफ उस लाइव सेशन के बाद आपको डायरेक्टली किसी फैमिली फंक्शन में जाना है,
तो ज्यादातर मेरी साड़ियाँ कपड़े गाड़ी में ही होते हैं। अच्छा ठीक है, आप साथ में कैरी हाँ कि मैं पुंछ में हूँ और मुझे उसी रात को जम्मू पहुंचना है और रात को एक डिनर पे जाना है, तो मैं वो कैरी किया होता है। मैं फटाफट से सैलून जाती हूँ, रेडी होती हूँ और अपनी फैमिली को बोलती हूँ दूसरी गाड़ी लेके वहीं पहुंच जाओ। सो मैं फिर वहीं चली हूँ। समटाइम्स पता ऐसा होता है कि दिन में मेरी कवरेज देख रहे होते हैं लोग और 2 घंटे के बाद मैं फोटो अपनी फैमिली के साथ पोस्ट करती हूँ किसी शादी वाले समारोह की, तो अक्सर लोग सवाल करते हैं कि हाउ कैन यू मैनेज। अब एक लोकतंत्र पर्व वाली एक बात आपने मेंशन की थी, क्या आप एक बार वो बताएं? सेंस पे ही थी वो बात कि जब इलेक्शन थे तो 2-3 दिन पहले ही हमारे मीटिंग्स होती हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं जूम पे कि इलेक्शन है, ये तैयारियां करनी है, कोमल आपने फलानी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है, आपने उस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जाना है, वहां से आपने कवरेज करनी है। पता नहीं अचानक ख्याल आया उस दिन जो चुनाव थे वो उधमपुर विधान जो एमपी सीट के थे, राज्यसभा सीट के चुनाव थे, मुझे याद है। तो अचानक से ख्याल आया, मैंने कहा पैंट कोट तो पहनते ही हैं, एंकर्स भी पहनती हैं, हम लोग भी पहन लेते हैं किसी स्पेशल कवरेज पे, सूट भी पहन लेते हैं, तो मैंने कहा साड़ी पहनते हैं। अच्छा, पता नहीं कहाँ से ख्याल आया, इनफैक्ट तो मैंने साड़ी वाली वो जो अटायर था पहना। आप बिलीव नहीं करेंगे, 6 बजे मेरा लाइव था उधमपुर से और मुझे जम्मू से जाना था। अच्छा, मैं 2:30 बजे उठी, मैं नहाई पूजा करी और उसके बाद मैंने साड़ी को ऑब्वियसली टाइम लगता है, देन मैं तैयार हुई और रेडी होके मैं 5:20 शार्प मैं उधमपुर पहुंच गई थी। अच्छा, सुबह 5:20 पे। और मेरे पहले लाइव जो 6 बजे होता है, मेरे 6 बजे लाइव के बाद मेरे से सवाल किया जाता है, मेरी जो एंकर है रूबिका लियाकत, वो कहती हैं कोमल तुम रेडी कब हुई, उठी कब, उधमपुर कब पहुंची। तो शौक, आपके कैरियर में ना शौक बड़ा मायने रखता है। आप अगर आगे बढ़ना चाहती है ना, कॉन्फिडेंस से बात नहीं बनती है, आपको शौक कितना है ये भी बड़ा मायने रखता है, बहुत मायने रखता है कि आपको उस चीज में डीपली जाने का कितना मन है, तभी तो आप उसमें सफल होंगे। अगर आपको शौक नहीं होगा ना तो फिर कॉन्फिडेंस भी साइड पे रह जाता, धरा का धरा रह जाता। तो मुझे शौक भी है कि मैं अच्छे से बन के जाऊं, मुझे पूरे भारत ने देखना है। तो मेरा ड्रेस सेंस का वैसे ही मैं बड़ा ख्याल रखती हूँ। लाइफ में कभी स्लीवलेस तो मैंने पहना ही नहीं। अच्छा, थिएटर मैंने कभी देखा नहीं, थिएटर में मूवी मैंने कभी देखी नहीं, नॉनवेज मैं खाती नहीं हूँ, कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट मुझे पता नहीं है। अच्छा। तो मैं थोड़ा अलग किस्म की भी हूँ कि लोग कहते हैं अच्छा कहीं आप तो आते हो ना चाय पीते हो ना पानी पीते हो ना, मतलब मीन कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हो। थोड़ी थोड़ी नेचर मेरी डिफरेंट है भाई, वो मेरी बनाई हुई है, मेरी अपनी है। जैसा कहते हैं ना, मतलब आपके मन को जो भाए आपको वही करना चाहिए। कभी भी दूसरे के कहने पे मैंने लाइफ को जिया नहीं है, मैं अपने स्टाइल से जीती हूँ और शायद यही मेरा अंदाज है। आपने बहुत, मैं कहूंगी इसको, बहुत एक रिच लाइफ जी हुई है। जहां तक मैं देखूं, आपने अपने शौक का ध्यान रखा है, लेकिन अपने प्रोफेशन को लेकर डेडिकेशन शो की है, विल पावर शो की है, फैमिली को लेकर एक जो डेडिकेशन होती है वो शो की है। तो एक स्त्री इतना सब कुछ कर पा रही है, आई थिंक ये बहुत बड़ी एक आप हमारी सोसाइटी की उन लड़कियों के लिए जिन्होंने अभी शुरुआत की है अपने जिंदगी के करियर की या इस तरह की, उनके लिए आप एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कोमल मैम। मैं चाहती हूँ आप ना, whosoever is listening to this podcast, irrespective कि वो लड़की है या लड़का है, मैं चाहती हूँ आप हमारे समाज के लिए एक चीज, एक एडवाइस क्या छोड़ना चाहेंगी? देखिए मेरे ना मैं एक बार, मेरा फोन खराब हो गया। मेरी हर बात में कहानी जुड़ी होती है। आपने सोचना कि मैं सवाल का जवाब मांग रही हूँ और मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, क्योंकि कहानी जुड़ी है मेरी लाइफ की। हर टॉपिक में कहानी, मतलब हर कोई भी बात आप पूछेंगी तो उसके साथ हर जवाब में कहानी है। वो कहानी ये है कि मैं अपना फ़ोन ठीक करवाने जाती हूँ, मेरा फ़ोन ख़राब हो जाता है, मैं सर्विस सेंटर जाती हूँ। नया फ़ोन था और मुझे किसी ने कहा कि अभी तो वारंटी में फ़ोन है, आप सर्विस सेंटर जाइए। मैं वहाँ गई, वहाँ पे एक जो लेडी थी मेन, वहाँ पे मैनेजर थी सर्विस सेंटर में, वो मेरी दोस्त बन गई। मेरी नेचर ही ऐसी है, मेरा सबके साथ बहुत अच्छा रिश्ता बन जाता है। तो मेरे दोस्त नहीं है एक्चुअली, मेरी कोई सहेली नहीं है, पर रिश्ते बहुत ज़्यादा है मेरे, बहुत ज़्यादा रिश्ते हैं। तो पेरेंट्स भले ही ना हो मेरे, लेकिन बहुत ज़्यादा पेरेंट्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हूँ। लड़कों की मैं बहन हूँ, अच्छा प्यार है, बन जाता है। शायद मेरे कर्म अच्छे हैं कि सबके साथ मेरा अच्छा प्यार है। वो लड़की के साथ मेरी दोस्ती हो जाती है एंड वो मैरिड थी। अच्छा, एक बच्चा था उसका। तो ठीक कोई 1 साल के बाद मुझे दोबारा ज़रूरत पड़ गई उसको फ़ोन करने की। मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं किसी को फ़ोन करूँ। तो मुझे याद है कि जब मैं घर जाती हूँ ना, रात को, बात को मैं अलग तरफ ले जा रही हूँ, मैं रात को घर जाती हूँ तो मेरी बच्चियाँ सोई होती हैं,
कई बार सुबह आती इतनी जल्दी हूँ कि बच्चियां तब भी सोई होती हैं। एक ही घर में रह के मैं 4 दिन अपने बच्चों को नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि वो रात को लेट जाओ तो सोई होती है और सुबह आओ तो वो सोई होती हैं। ऐसी भी लाइफ मैंने देखी है। और मैंने 1 साल के बाद उसको दोबारा कॉल की तो मैंने कहा कि अब कहाँ हो, मैंने आना फ़ोन दिखाने के लिए। शी सेड मैंने जॉब छोड़ दी। अच्छा। हाँ, तो मैंने उसे कहा जॉब क्यों छोड़ी, क्योंकि आपने मैसेज कहा तो मैं कहानी के तौर पे मैसेज जरूर देना चाहूँगी। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि उस लड़की ने कहा कि कोमल मैम, कोमल, क्योंकि हम दोस्त बन चुके थे, कहते कोमल यार मैंने जॉब छोड़ दी। मैंने कहा क्यों? जॉब उसने छोड़ी थी, हर्ट मुझे हुआ। तो मैंने कहा क्यों? कहती मेरे घर में बेटा हुआ है तो अब मैं बेटे को संभालूं या नौकरी करूं। तो मैंने कहा कितनी देर का हुआ है? कहती 3 महीने का हो गया। तो मैंने कहा बस ठीक है, और 3 महीने बाद ज्वाइन कर लेना। मैंने भी तो 6 महीने बाद जुड़वा बेटियां है ज्वाइन किया। कहती नहीं यार, फिर सास है, फिर बच्चे को संभालना बड़ा मुश्किल है, बड़ा बच्चा स्कूल जाता है, ये करता वो करता। तो मैंने नहीं की। आज तक उस लड़की ने जॉब ज्वाइन नहीं की, पर सपना उसका पता क्या है कि मैं बहुत अच्छी पोस्ट पे नौकरी करूं, मैं सुबह जाऊं, मैं समाज के लिए काम करूं। और वो बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, लेकिन उसकी पढ़ाई का क्या करना जो बच्चे पैदा होने के बाद एक कमरे में सीमित हो जाए। हमारा पता क्या है हमारे समाज का, खासकर हमारे यहाँ के लोगों का, कि बच्ची ने ग्रेजुएशन कर ली, बच्ची को पढ़ाना बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ाया बच्ची को, बहुत पढ़ाया वो, मतलब उसने बहुत अच्छी स्टडी कर ली अलग अलग फील्ड में। एक अच्छा रिश्ता मिल जाए ना तो लड़की गई। पेरेंट्स को क्या लगता है बड़ा अच्छा रिश्ता आया, पता नहीं दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। शादी हो जाती है, 9 महीने या साल के बाद उसके घर में बच्चा हो जाता है। पहाड़ जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ जाती है, जो कि मैंने भी फेस की हैं। लेकिन उससे कोई निकल पाता है विरला मेरे जैसा, और कोई उस 4 दीवारी में रह जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है, लेकिन आज हम इस दिन को तो मना रहे हैं, लेकिन क्या हम उन महिलाओं को वो दर्जा दे पाए? वो महिलाएं जो बहुत कुछ करना चाहती हैं, बहुत कुछ मतलब दिखाना चाहती हैं, अपनी लाइफ को दिखाना चाहती हैं, हम अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना चाहती हैं। क्योंकि कई बार कॉन्फिडेंस हमारे अंदर 20% होता है, लेकिन हम बाहर निकलते हैं ना, हम लोगों से मिलते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाता है। बिल्कुल। तो कईयों के गले घुटते देखे हैं मैंने। मैं चाहती हूँ कि खुल के जीने दो लड़कियों को, खुल के जीने दो लड़कियों को। मैं अकेली नहीं हूँ जिसकी 3 बेटियां, बहुत सी ऐसी माएँ होंगी जिनकी 3, 4, 5 या 2 बेटियां होंगी। और कभी कभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है तो वो कहते नहीं कोई अच्छा रिश्ता मिल रहा है, पता नहीं मिलेगा, नहीं नौकरी वाला मिल रहा है, नहीं शादी कर देते हैं। एक बार अपनी बच्ची से पूछो क्या वो सच में शादी करना चाहती है, जरूर पूछो। प्रेशराइज ना करो लड़कियों को कि अच्छा रिश्ता मिल रहा है, उसके कर्मों में जो होगा उसकी डेस्टिनी उसको वहां ले जाएगी। पर अगर कभी कभी आपको पता है कुंडली में कुछ और लिखा होता है, पंडित हमें कुछ और बताता है, लेकिन भाग्य में हमें कुछ और मिलता है। मालूम है कैसे मिलता है? हमारे कॉन्फिडेंस की वजह से, हमारे सपनों की वजह से। आप सपने खुद को दिखाओ और उसको पूरे करो। आप रोज बोलो उठ के कि ये मैं हूँ, ये मैं बन चुकी हूँ, मैं बन गई। आपने हंसते हंसते एक सवाल किया कि कोई ऐसा वो कि आप कुछ और बनना चाहती होंगी, तो मैंने हंसते हंसते आपको कहा कि जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ। तो मजाक था, क्योंकि राजनीति मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं अपनी इस फील्ड में बहुत खुश हूँ। ऐसे पता नहीं कितनी लड़कियां होंगी, उनके कितने सपने होंगे। तो मैं लड़कियों को मैसेज नहीं दूंगी, मैं उनके पेरेंट्स को, और अगर वो मैरिड हैं तो उनके ससुराल वालों को, उनके हस्बैंड्स को ये मैसेज दूंगी कि जैसे मुझे सपोर्ट मिला है, आज पूरा भारत जानता है ना, मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं करूँगी, भारत जानता है कि जम्मू कश्मीर में हाँ एक लड़की है, न्यूज़ 18 इंडिया पे आती है, एनकाउंटर कवर करती है। अरे वो डरती नहीं है, देखो फायरिंग हो रही है पीछे, देखो आवाज आ रही है, वो कैसे बोल रही है। वो देखने में अच्छा लगता है, पर अगर अपनी बच्ची बाहर जाए तो अच्छा नहीं लगता। तो अपनी बच्ची को भी बाहर निकालो, अगर वो बनना चाहती है, कुछ करना चाहती है तो उसको बाहर निकालो। और वो लड़कियां जिनमें थोड़ी सी कमी है, थोड़ा सा कहीं दिल के कोने में, दिमाग के कोने में डर है कि यार जाना तो है, ये करना तो है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, निकलोगे तो करोगे। घर से निकलना जरूरी है, एक बार घर से निकले तो सब कुछ हो जाएगा। थैंक यू सो मच कोमल मैम, अपना इतना बिजी, आप, मुझे अभी भी दिख रहा था पॉडकास्ट के दौरान आपको कितने कॉल्स आ रहे थे। इतने बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद आप आए हमारे साथ, आपने अपने विचार साझे किए हमारी ऑडियंस के साथ, हमारे साथ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे बात करने के दौरान मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी बारी गूज बम्स आए, एक दो बार तो आंखें भी नम हो गई। बहुत अच्छा लगा। जैसी आप फियरलेस और अनएडल्टरेटेड, रॉ और बिल्कुल मतलब आउट देयर ऑथेंटिक लेडी है ना, ऐसा ही रहना। हम जैसे लोगों को और बहुत सारे लोगों को आप जैसे रोल मॉडल्स की जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग मैम। बस प्योर रहना,
बिल्कुल मेरा मकसद है जिंदगी में प्योर रहना। थैंक यू सो मच, आप भी रहिए, मैं भी रहूँ। बिल्कुल थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी कोमल मैम की कहानी, जो सिर्फ JNK के नहीं पूरे भारत के एक अनमोल रत्न है। अगर आप चाहते हैं हम इस तरह से अपनी पॉडकास्ट सीरीज को कंटिन्यू रखें और इस तरह के इंस्पिरेशनल फिगर्स आपके साथ लाएं और आप उनसे इंस्पिरेशन डिराइव कर सके, तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू क्रिएटिव खलीसी एंड वेट फॉर आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू।